Hello students, welcome to Kenny's Educare. Today in the session of class 7th Geography, we will be reading about lesson number 5. So we will read and learn lesson number 5 water. आज हम पानी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? So children, in this chapter we will be reading and learning about the following topics. पहले हम पढ़ेंगे chapter का introduction, ठीक है? We'll start with the introduction of the chapter. Then we will read distribution of water bodies. वाटर बॉडीज का कितना पोर्शन कौन कौन सी बॉडीज में, वाटर का कितना पोर्शन कौन कौन सी बॉडीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है. फिर हम ओशन सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ओशन कैसे सर्कुलेट करता है और उस सर्कुलेशन के भी बहुत सारे कैटेगरीज हो सकती हैं, वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करेंट. ओके, वेव्स से रिलेटेड हम एक केस स्टडी भी पढ़ेंगे, सुनामी दी अर्थ पैंडेमोनियम, उसको भी पढ़ेंगे. एक बहुत डिजास्ट्रस इंसिडेंट हुआ था रिलेटेड टू वेव्स, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे. एंड इन द एंड वी विल बी रिकॉलिंग द चैप्टर विद द हेल्प ऑफ सम एक्सरसाइजेस. सो लेट्स गेट इनटू द चैप्टर नाउ. So starting the chapter with the introduction. When you think of water, what images come to your mind? खुद सोचो, जब आप पानी के बारे में सोचते हो आपके दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में ऑनेस्टली ओशंस आते हैं एंड ग्लास ऑफ वाटर आता है. आपके दिमाग में क्या आता है? You think of rivers, the waterfalls, the pitter-patter of raindrops, water in your taps. Children love to float paper boats in rain puddles. ये सारी चीजें भी हो सकता है आपके दिमाग में आई हों, है ना? By noon, the puddles vanish. Now, where does the water go? The sun's heat causes evaporation of water into vapor. And when the water vapor cools down, it condenses and forms clouds. And from there, it may fall on the land or sea in the form of rain, snow or sleet. तो बच्चों देखो क्या होता है, जब भी ये रेन होती है, ठीक है, और ऐसे पडल बन जाता है, छोटा सा पानी भरा हुआ गड्ढा, या फिर आपकी सड़क पे बहुत सारा पानी भर जाता है, ड्रेन्स में पानी भर जाता है, ठीक है, रिवर्स में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है. फिर ये वाटर कहाँ जाता है? होता क्या है, जो सन होता है उसकी हीट से जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है. इवेपोरेट दैट मीन्स पानी हीट की वजह से इतना गर्म होने लगता है कि वो वेपर बन जाता है, एक गैसियस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, वेपर बन जाता है और ऊपर उड़ जाता है. और ऐसे ही बहुत सारे वेपर्स कलेक्ट होके क्लाउड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, एक क्लाउड का क्रिएशन हो जाता है विद द अक्यूमुलेशन ऑफ वेपर्स. बहुत सारे वाटर वेपर्स मिलके क्लाउड बनाते हैं और फिर यही क्लाउड फिर से रेन कर देता है. आप साइकिल ऑफ वाटर देख रहे हो. व्हाट इज द साइकिल ऑफ वाटर? रेन वाटर गिरता है, वही वाटर इवेपोरेट होकर वाटर वेपर बनता है, उस वाटर वेपर से क्लाउड्स बनते हैं और फिर उसी क्लाउड से दोबारा रेन्स आ जाती हैं, ठीक है. दिस इज द साइकिल ऑफ वाटर. और जब रेन आती है ना नीचे, तो या तो लैंड पे पानी गिरेगा या तो सी में पानी गिरेगा, और वो रेन के फॉर्म में भी आ सकती है, स्नो के फॉर्म या स्लीट के फॉर्म में भी आ सकती है. डिपेंड करता है आपके एरिया का टेम्परेचर कैसा है. अगर आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज्यादा है तो वो रेन के फॉर्म में, दैट मीन्स लिक्विड फॉर्म में आएगा. अगर आपका टेम्परेचर बहुत लो है तो वो बर्फ के फॉर्म में गिरेगा. आपने देखा होगा बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जहां पर रेन हमेशा स्नो के फॉर्म में होती है, क्योंकि वहां पे इतना कम टेम्परेचर होता है कि वहां पर वो वाटर जो है, जो रेन के फॉर्म में नीचे आने वाला था, वो नीचे आते आते फ्रीज हो जाता है और इसलिए वो स्नो के फॉर्म में गिरता है, ठीक है. तो ये हो गई आपकी साइकिल ऑफ वाटर. Okay, now let's understand this process. The process by which water continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as water cycle, जिसका फिगर भी यहाँ दिखाया गया है. ये लाइन क्या बता रही है आपको, क्या समझा रही है? कि पानी का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वो अपना फॉर्म बदलती रहती है. वाटर कंटिन्यूअली चेंज
its form. पानी लगातार अपना फॉर्म बदलता रहता है और ओशंस, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच सर्कुलेट करता रहता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर साइकिल। कैसे होता है बच्चों, ये देखो, ये ओशन है जिसमें वाटर है। सन की गर्मी की वजह से जो भी हीट प्रोड्यूस होती है और जो हीट ये अब्जॉर्ब करता है, वाटर इस हीट को अब्जॉर्ब करता है और फिर इवेपोरेट होता है। और जब वो इवेपोरेट होता है तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, अपना फॉर्म बदल रहा है ना। गैस में कन्वर्ट होता है और वाटर वेपर बन के अपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। एटमॉस्फेयर में चला गया, अपना फॉर्म भी बदल लिया, अपनी जगह भी बदल ली, ओशन से एटमॉस्फेयर में चला गया। यहां पर जो वाटर वेपर अक्यूमुलेट होके जिन्होंने क्लाउड बनाया है, अब वही क्लाउड बाद में प्रेसिपिटेशन करेगा और वही सेम वाटर अब लैंड पे आ जाएगा। फिर से देखो, जगह बदल गई। ओशन से शुरू हुए थे, एटमॉस्फेयर में गए, क्लाउड बनाया और वापस आ गए प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में लैंड पर। और यहाँ पे आपको 3 प्रोसेस के नाम भी बताए गए हैं। वाटर जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। एटमॉस्फेयर में जाके यही वाटर वेपर फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होता है और उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। और फिर यही लिक्विड जब लैंड पे वापस फॉल करता है तो उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। ओके। जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। वही वाटर वेपर जब फिर से लिक्विड बनता है तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। और फिर वही लिक्विड जब वापस लैंड पे फॉल करता है तो उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ये 3 प्रोसेस के नाम आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। और यही वाटर साइकिल है कि पानी अपना फॉर्म बदलती है और अपनी प्लेस भी बदलती है। ओशन से एटमॉस्फेयर में जाती है और फिर लैंड पे आ जाती है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर साइकिल। क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। नाउ our earth is like a terrarium. The same water that existed centuries ago still exists today. क्योंकि ये वही वाटर है जो बार बार वाटर वेपर बन के एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर लिक्विड बन के वापस लैंड पे फॉल करता है। ये वही सेम वाटर है। तो आप समझो कि हमारा अर्थ बिल्कुल उस जार की तरह है जिसमें सॉइल भी है, प्लांट्स भी हैं और वाटर भी है। और यही सेम वाटर अलग अलग प्रोसेस से होकर अपनी जगह बदलता रहता है, पर ये है वही सेम वाटर, बिल्कुल वही सेम वाटर है जो बार बार अपना फॉर्म बदलता रहता है और फिर अपनी प्लेस फ्रॉम ओशन टू एटमॉस्फेयर टू लैंड चेंज करता रहता है। The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon River 100 years ago. You never know कि इंडियन ओशन का पानी कब अटलांटिक ओशन से मिल चुका हो, अटलांटिक ओशन का पानी कब आर्कटिक ओशन से मिल चुका हो। आपको कोई कुछ पता नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि इवेपोरेट होके वो इवेपोरेटेड वेपर कहाँ जा रही है हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसीलिए ये दुनिया का जितना भी पानी है वो एक दूसरे से लिंक्ड है, अटैच्ड है और ये वही सेम वाटर है जो प्रोसेस बाय प्रोसेस फ्लो करता जा रहा है। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर के सोर्सेज क्या होते हैं? रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। यहाँ मैं फ्रेश वाटर क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि बच्चों सैलिन वाटर भी होता है जो नमकीन पानी होता है जिसे हम नहीं पी सकते। फ्रेश वाटर इजी टू यूज होता है, क्विक टू यूज होता है, आपको बस उसकी थोड़ी सी क्लीनिंग करनी पड़ती है और आप उसे यूज कर सकते हो। सलाइन वाटर के साथ ऐसा नहीं होता, बहुत सारे केमिकल प्रोसेस के बाद उसका नेचुरल सॉल्ट निकालना पड़ता है, केवल तब आप उसे यूज कर सकते हो। पर फ्रेश वाटर के साथ ऐसा नहीं होता। कई बार तो आप लोग रिवर्स में डायरेक्टली जाके नहा लेते हो। कई लोग जो फिशरमैन होते हैं वो वहीं रिवर्स के पास रहते हैं, रिवर साइड पे, वहीं रिवर में नहा लेते हैं, वहीं रिवर में अपने कपड़े धो लेते हैं। बहुत सारा काम रिवर के डायरेक्ट फ्रेश वाटर से कर लेते हैं। The ocean bodies and the seas contain salty water. जो ओशन बॉडीज होती हैं, जितनी भी ओशन बॉडीज हैं या जितनी भी बिग सीज हैं,
उन सब में नमकीन पानी होता है। रिवर्स में फ्रेश वाटर होता है, लेकिन ओशंस और सीज में सॉल्टी वाटर होता है। और ये बाय नेचर है, ये बाय नेचर है कि रिवर्स में फ्रेश वाटर मिलता है और ओशंस एंड सीज में सॉल्टी वाटर मिलता है। The water of the oceans is salty or saline as it contains large amount of dissolved salts. और ये ओशन का पानी नमकीन क्यों होता है बच्चों? क्योंकि इसमें naturally dissolved salts हैं which we cannot help. ये हमने नहीं मिलाए, नेचर के थ्रू ऑलरेडी मिले हुए salts हैं जो ओशन में होते हैं। Most of the salt is sodium chloride or the common table salt that you eat. वो बिल्कुल वही नॉर्मल टेबल सॉल्ट है जो आप रोज अपने खाने में खाते हो। ये वही सोडियम क्लोराइड है जिसे ओशंस या सीज से निकाला जाता है, उसकी प्रोसेसिंग करी जाती है और फिर वही सॉल्ट आप अपने खाने में खाते हो। ठीक है, ओशन में और सीज में पाए जाने वाला नमक कुछ और नहीं बल्कि सोडियम क्लोराइड है जो कि आप डेली अपने खाने में खाते हो। ठीक है, यहाँ पे आप मैप देख सकते हो, इट्स अ वर्ल्ड मैप जिसमें दुनिया की मेजर सीज, लेक्स और रिवर्स आपको शो की जा रही हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ओशंस देख लेते हैं। अटलांटिक ओशन उसका बस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आपको बता दिया है। पैसिफिक ओशन आप कहोगे थोड़ा पैसिफिक यहाँ पर है, थोड़ा पैसिफिक यहाँ पर है, क्योंकि बच्चों दुनिया तो गोल होती है पर मैप तो ऐसे रेक्टेंगल के ही फॉर्म में बन सकता है ना, इसलिए यहाँ पे थोड़ा पैसिफिक दिखा दिया और यहाँ पे थोड़ा पैसिफिक दिखा दिया। ये है इंडियन ओशन, ये है सदर्न ओशन और ये है आर्कटिक ओशन। टॉप 5 ओशन दुनिया के यही हैं। ठीक है, बात करते हैं मेजर सीज की। सीज कैरिबियन सी, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, है ना, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ठीक, कोरल सी। ये सब सीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट सीज का नाम ही यहाँ मेंशन्ड है। वैसे तो दुनिया में बहुत सीज हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, एक और है यहाँ पे ब्लैक सी, कैस्पियन सी। ठीक है, ये मैं जो मार्क कर रही हूँ यहाँ पे मैप में, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीज, हाईली टॉक्ड अबाउट सीज, जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेड, हार्बर्स, इकोनॉमिक वैल्यू, कल्चरल वैल्यू सब कुछ बहुत एसोसिएटेड है, जोग्राफिकल वैल्यू। इसलिए आपको इन सीज के नाम पता होने चाहिए कि करीबियन सी कहाँ पर है, करीबियन आइलैंड्स के पास। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी कहाँ पर है, अफ्रीका और यूरोप के बीच में। ब्लैक सी कहाँ है, यूरोप और ये जो ये वाला रीजन है टर्की का, यहाँ पे टर्की कंट्री है और यहाँ पर ब्लैक सी है। ठीक, कैस्पियन सी यूरेशिया के रीजन में पड़ता है, कैस्पियन सी। रेड सी कहाँ पर है, रेड सी यहाँ अफ्रीका के ईस्टर्न बॉर्डर के पास है। अरेबियन सी इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर के पास है। बे ऑफ बंगाल ईस्टर्न बॉर्डर के पास। साउथ चाइना सी चाइना के साउथ में है। ईस्ट चाइना सी चाइना के ईस्ट में है, सिंपल। कोरल सी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पास है। आपको इन सीज के नाम पता होने चाहिए। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिवर्स की। इस मैप पे बहुत सारी रिवर्स भी मार्क की गई हैं, वो आप देख सकते हो। अमेजॉन रिवर, हर रिवर के आगे देखो आर लिखा हुआ है, इससे आप इंडिकेट कर सकते हो। लेट मी चेंज माई इंक। ओके, हर रिवर के आगे आर लिखा हुआ है। अमेजॉन रिवर, मिसिसिपी रिवर, ठीक है, और कहाँ आर लिखा है, नाइजर रिवर, कॉन्गो रिवर, ऑरेंज रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, नाइल रिवर दुनिया की सबसे लंबी। ठीक है, ये एक और रिवर यहाँ पे वांग रिवर। बहुत सारे ऐसे ऐसे रिवर्स के यहाँ पे नाम मेंशन्ड हैं। कुछ लेक्स भी मेंशन्ड है जिनके आगे एल एल लिखा हुआ है। ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, सॉल्ट लेक सिटी, लेक विनिपेग, लेक सुपीरियर, लेक हुरॉन, ये सब लेक्स के नाम भी यहाँ दिए हुए हैं। आप उनकी लोकेशन देख सकते हो कि कौन से लेक कहाँ पर सिचुएटेड हैं। लेक विक्टोरिया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक, लेक विक्टोरिया। ठीक है, एक रिवर का नाम यहाँ दिया हुआ था डार्लिंग रिवर, ऑस्ट्रेलिया की इंपॉर्टेंट रिवर है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री में है। ठीक है, तो ये कुछ सीज, लेक्स और रिवर्स थे, थोड़े इंपॉर्टेंट है इनके नाम, इसलिए आपको इनकी लोकेशन पता होना चाहिए। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। दिस इज द नेक्स्ट हेडिंग ऑफ आवर चैप्टर। हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए बेटा हम पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि अर्थ पे वाटर तो बहुत है, देयर इज एन अबंडेंस ऑफ वाटर, बहुत पानी है हमारे अर्थ पे,
पर वो सारा का सारा पानी जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप करो तो फ्रेश वाटर विच इज इजी टू यूज, रेडी टू यूज वाटर की परसेंटेज जो है वो बहुत कम है। हम लोग सेव वाटर इसीलिए कहते हैं क्योंकि जितना पानी हम एक्चुअल में पी सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, उसका परसेंटेज बहुत कम है। बाकी सारा वाटर सलाइन वाटर है, सॉल्टी है, आप उसे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक बार ये जरूर देखें दैट व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, what percentage of water is saline and what percentage of water is fresh for us to consume. We all know that 3/4 of the earth's surface is covered by water. 3/4 का मतलब अगर आप अपने अर्थ को 4 टुकड़ों में तोड़ो तो 3 भागों में तो केवल पानी है, केवल एक भाग में ही लैंड है। ठीक है, we all know that 3/4 of the earth's surface is covered by water. If there is more water than land on this earth, why do so many countries फेस वाटर स्कार्सिटी? जब हमारे अर्थ पे इतना पानी है तो दुनिया के बहुत सारी कंट्री में वाटर की कमी क्यों है? Why there is a scarcity of water in various countries in the world when we have 3/4 of the earth's surface covered with water? Is all the water on earth available to us? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि अर्थ पे जितना भी पानी है क्या वो सब अवेलेबल है हमारे लिए? The following table gives the distribution of water in percentages. You can see here ocean water जो कि मैंने बताया भी था saline water होता है, it is 97.3%. Total water अगर 100% है तो उसमें 97.3 ocean water है। 2% ice caps में है जमा हुआ पानी, 0.68 ग्राउंड वाटर है, फ्रेश वाटर लेक्स आप खुद देख सकते हो कितनी कम परसेंटेज है ये, 0.009% फ्रेश वाटर लेक्स में है। इनलैंड सीज और सॉल्ट लेक्स में इतना पानी है, एटमॉस्फेयर में इतना पानी है वेपर के फॉर्म में, और रिवर्स में तो बहुत ही कम पानी है। अगर आप वर्ल्ड की वैल्यू को देखो तो वर्ल्ड लेवल पे अगर आप वैल्यू चेक करो तो रिवर वाटर बहुत कम है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ सिंपल एक्टिविटी। अब एक एक्टिविटी की हेल्प से भी आप डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकते हो। वील डू दैट एक्टिविटी। ओके, तो हम समझते हैं व्हाट इज दैट एक्टिविटी। You have to take 2 liters of water. Now let it represent the total water on the surface of the earth. आप 2 लीटर पानी लो और मान लो कि केवल इतना ही पानी पूरी दुनिया में है, ठीक, just 2 liters. Now measure out 12 spoons of water from this vessel into another bowl. एक बोल में आपने 2 लीटर वाटर लिया और एक और बोल लो जिसमें इस 2 लीटर में से 12 स्पून्स अलग करके इस बोल में डाल दो। केवल 12 spoons of water taken from this 2 liter only. Now the water that is left behind in the vessel represents the salty water found in oceans and seas. आपने 12 चम्मच पानी इसमें डाल दिया। अब इस कंटेनर में जितना भी पानी रह गया है ना, that is ocean water. Ocean salty water. And this water is obviously not fit for consuming. आपको मजाक लग रहा है पर एक्चुअल में ओशन और सी का पानी इतना सॉल्टी होता है कि अगर आप पियो तो आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। ठीक है, कभी कभी तो इट्स नॉट एट ऑल फिट फॉर कंजम्पशन। आपको बहुत सिवियर इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं इतना सॉल्टी वाटर कंज्यूम करने से। ठीक है, इट इज सलाइन, दैट मीन्स उसमें सॉल्ट होते हैं, डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं, मिले हुए सॉल्ट होते हैं। Now the 12 spoons of water that was taken in a bowl is the total amount of fresh water on earth. और ये जो आपने 12 चम्मच पानी निकाला है ना, this is the only fresh water earth has. The figure shows us the distribution of this fresh water. इस डायग्राम में इस एक्टिविटी का एक्सप्लेनेशन किया गया है। ठीक है, ये जो 2 स्पून्स जो आपने 12 चम्मच पानी निकाला है उसमें केवल 9 चम्मच आइस कैप में जमा हुआ है, केवल 2 चम्मच ग्राउंड वाटर है और बचा कुचा कुछ रिवर में या फ्रेश वाटर लेक्स में पाया जाता है। ठीक है, दिस इज जस्ट एन इलस्ट्रेशन। ये सिर्फ एक इलस्ट्रेशन है, एक एग्जाम्पल है जिससे आप ये समझ पाओ कि अर्थ पे एक्चुअल में फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है और इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज वाटर स्कार्सिटी की कंडीशन को फेस करती हैं
और बहुत ज़्यादा फाइट करती हैं फॉर एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। और इसीलिए बहुत सारे एक्टिविस्ट कॉन्स्टेंटली आपको ये बोलते रहते हैं दैट प्लीज सेव वाटर। कहीं भी आपको टैप खुला मिल जाए प्लीज बंद कर दो, एक्सेसिव वाटर का यूसेज मत करो, फालतू एक्टिविटीज में प्लीज पानी का कंजम्पशन मत करो, जितना पानी पीना है प्लीज उतना लो, फेंको मत, उसको यूज करो, कहीं ना कहीं किसी तरीके से वाटर को सेव करके अलग अलग एक्टिविटीज में उस वाटर को रीजेनरेट करो। ये सब हम लोग इसीलिए कहते रहते हैं लगातार बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर विच वी कैन यूज, उसका परसेंटेज बहुत कम है। अब आप कहोगे ठीक है हम ओशन वाटर पी नहीं सकते, ओशन वाटर से कपड़े तो धो सकते हैं ना, तो हम सी से पानी ले आए और फिर हम कपड़े धो लें। बेटा वो सॉल्ट्स इतने डेंजरस होते हैं, वो जो डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं सी वाटर में वो इतने डेंजरस होते हैं दैट यू कैन हैव कट्स ऑन योर स्किन एज वेल। ठीक है, it is not at all fit for consumption. So the figure shows us the distribution of this fresh water जो कि हमने यहाँ पे देख लिया. Now see for yourself how much water can actually be used by you. Barely any drop. And that is why it is very important for us to understand this condition of availability. This is an alarming condition for us to understand that there is a very less availability of fresh water on earth, and that is why we have to save it. Okay, now here's an information about the salinity. Salinity is actually the amount of salt in grams present in 1000 gram of water. तो अगर आप 1000 ग्राम पानी लो, ठीक है, which is 1 liter of water only. अगर आप 1 लीटर पानी लेते हो, 1 लीटर में कितना सॉल्ट मिक्स है, इसे ही हम salinity कहते हैं. The average salinity in the oceans is 35 parts per 1000. हर 1000 ग्राम पानी पे 35 ग्राम सॉल्ट है. दैट मीन्स हर 1000 ग्राम वाटर में 35 ग्राम्स सॉल्ट ऑलरेडी डिजॉल्व्ड है. आप देख रहे हो कितना ज्यादा सॉल्टी होता है ये वाटर. 35% वो सॉल्टी है. हर 1000 ग्राम वाटर 35% सॉल्टी होता है. ओके, एंड दैट इज व्हाई दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन. ओके, लेट्स मूव फर्दर. वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. आपको पता है पानी के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, बहुत सारी एक्टिविटीज करने के लिए पानी बहुत जरूरी है. वाटर अलोन कैन क्वेंच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी. और हम जब प्यासे होते हैं तो पानी का काम केवल पानी करता है. आप कोल्ड ड्रिंक पी लो, कॉफी पी लो, कुछ भी पी लो, आपकी प्यास नहीं बुझेगी अगर आप प्यासे हो तो. ओनली वाटर कैन क्वेंच आवर थर्स्ट. So now don't you think we are wasting a very precious resource when we use water carelessly? आज के बाद प्लीज ध्यान रखना that when you are brushing your teeth, your tap should be closed. आप जब तक ब्रश कर रहे हो टैप को बंद रखो. When you are done brushing, तब अपना टैप खोलो and then you can use it. Okay? आज के बाद कभी भी कहीं भी टैप खुला मिल जाए, please take an effort, go close that tap. Please do that. अगर आप स्कूल में वाटर बॉटल लेके जाते हो और अगर पानी बच जाता है उसे प्लांट्स में डाल दो, किसी एनिमल को पिला दो, या अपने पास वो बॉटल रखो एंड देन यू कैन हैव इट ड्यूरिंग योर डे. बट प्लीज डोंट थ्रो इट ऑन रोड्स. ओके, यू शुड टेक स्टेप्स. और आज से ही आप जब अभी छोटे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, यू आर लर्निंग, यू आर लर्नर्स, यू आर यंग लर्नर्स. अगर आज आप ये चीजें सीख जाते हो, समझ जाते हो, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कितनी अच्छी बात होगी कि उन्हें पहले से ही पता होगा that what measures they have to take to save the precious resource such as water. Okay? Alright. Now why is water important for us? Suggest some ways in which water can be conserved. आपको दो conditions में steps बताने हैं जिनसे हम water को conserve कर सकते हैं. A, in your home. B, in your school. आप कुछ अपनी तरफ से measures सोचो कि आप कैसे अपने स्कूल में और कैसे अपने घर पे वाटर को कंजर्व कर सकते हो. मैं भी आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी, पर पहले आप सोच के आओ. ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके लिए ये भी है दैट व्हाई इज वाटर इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के पॉइंट्स भी नोट डाउन करके लाने हैं. दैट मीन्स यू हैव टू मेंशन ऑल द एक्टिविटीज इन विच यू यूज वाटर.
आपको वो सारी एक्टिविटीज का नाम लिखना होगा जिसमें आप पानी का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने अभी सैलिनिटी की बात करी थी कि सैलिनिटी क्या होती है, एवरेज डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स पर 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर, है ना। और एवरेज सैलिनिटी 35 पार्ट्स पर 1000 होती है, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था। नाउ देयर इज अनदर इंफॉर्मेशन, वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। डेड सी, एक कंट्री है इजराइल और उसमें एक सी है डेड सी, उसकी सैलिनिटी पता है कितनी है, 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। एक लीटर में 340 ग्राम सॉल्ट है। स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज्ड सॉल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस। पानी में इतना नमक मिला हुआ है कि आप कभी उस लेक, उस सी में डूब नहीं सकते। वो इतना डेंस वाटर है कि आप हमेशा उस पर फ्लोट करोगे, ठीक है। कई बार उसकी सैलिनिटी इतनी डेंजरस हो जाती है कि लोगों को कट्स लग जाते हैं उनकी बॉडी पे, उनके स्किन पे। बट अगर कोई इस पे स्विम करना चाहता है, डेड सी में कई लोग जाते हैं यही चेक करने के लिए कि लेट्स सी वेदर वी कैन फ्लोट और नॉट, एंड इट्स अ रियल लाइफ एग्जांपल कि बहुत सारे लोग जो भी स्विम करते हैं डेड सी में, दे नेवर गेट ड्राउंड, क्योंकि उस सी में ऑलरेडी नेचुरली इतना सॉल्ट डिसॉल्व्ड है जिसकी वजह से वाटर इतना डेंस हो जाता है कि कोई भी डूबता नहीं है, फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। और अब आ जाते हैं चैप्टर के अगले टॉपिक पे जिसका नाम है ओशन का सर्कुलेशन। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर, मैंने बताया था ऑल द ओशंस आर इंटरकनेक्टेड। इंडियन ओशन का वाटर कब सदर्न ओशन से मिल जाता है पता नहीं चलता। अटलांटिक ओशन का कब वाटर सदर्न ओशन से मिल जाता है। अटलांटिक ओशन का वाटर कब आर्कटिक ओशन से मिल जाता है। अटलांटिक का पैसिफिक ओशन से मिल जाता है। इंडियन ओशन का पानी पैसिफिक से मिल जाता है। यू नेवर नो एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द सर्कुलेशन ऑफ वाटर, क्योंकि हम वाटर पढ़ रहे हैं और वाटर की सबसे बड़ी बॉडी क्या होती है, ओशन होती है। तो ओशन बीइंग द बिगेस्ट वाटर बॉडी और उसमें जितना भी पानी है वो किस तरीके से सर्कुलेट कर रहा है ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस हेडिंग आल्सो। देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयरफुट ऑन द सी शोर। तो कभी अगर आप गए हो किसी बीच एरिया पे या कभी आप अगर किसी सी एरिया में गए हो और उसके शोर पे जब आप चलते हो नंगे पैर उस रेत में, वो मजा ही अलग है। कभी भी अगर फैमिली के साथ ट्रिप बने, प्लीज जरूर जाना किसी भी सी साइड वाली जगह पे, ओके। बट इसके लिए पेरेंट्स को प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है, ओके। अगर ट्रिप बने तो the wet sand on the beach, the cool breeze, the sea birds, the smell of the salt in the air, music of the waves, everything is so fascinating। एक एक फीचर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि सी एरिया के ये फीचर्स कितने फैसिनेटिंग होते हैं, कितने पीसफुल होते हैं। Unlike the calm waters of ponds and lakes, ocean water keeps moving continuously, and please understand this, ponds में या लेक्स में पानी काम रहता है, ठीक है। कई बार तो स्टिल भी रहता है, ओके। पर ओशन वाटर ऐसा नहीं होता। ओशन वाटर कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है, कॉन्स्टेंटली ओशन वाटर मूव करता है। इट इज नेवर स्टिल, नेवर एवर स्टिल। The movements that occur in oceans can be broadly categorized as waves, tides and currents। और ओशन के जब ओशन वाटर चलता है तो उसके मोशन को हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। या तो वो वेव्स जनरेट करता है, या तो वो टाइड्स में चलता है, या तो वो करंट्स में फ्लो करता है। जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, एक ह्यूमन बीइंग या तो वॉक करता है, या तो रन करता है, या तो क्रॉल करता है, उसके भी अपने अपने मूवमेंट हैं। वैसे ही ओशन वाटर के भी अपने मूवमेंट्स हैं, या तो वो वेव्स फॉर्म करता है, या तो टाइड्स, या तो करंट्स, पर मोशन हमेशा होता रहेगा। ओशन वाटर इज नेवर स्टिल। और ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों मोशन अपने में कैसे डिफरेंट हैं, तीनों के बीच की डिफरेंसेस क्या हैं, ये हम अब आगे पढ़ेंगे। उससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, मार्च 22, प्लीज रिमेंबर दिस डेट, मार्च 22 को हम वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। व्हेन द नीड टू कंजर्व वाटर इज रीइंफोर्स्ड इन डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीके से एक्टिविस्ट और दुनिया के बहुत सारे लोग इस मैसेज को स्प्रेड करते हैं, इस अवेयरनेस को बढ़ाते हैं दैट वी नीड टू कंजर्व
वाटर, और इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड डेट रखी गई है मार्च 22 की, दैट एवरी ईयर we celebrate March 22 as World Water Day so that we can spread the awareness around the conservation of water. Okay? वापस आते हैं मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर पे। तो जैसा कि हमने 3 कैटेगराइजेशन देखे ओशन वाटर्स में, वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करेंट्स। तो शुरू करते हैं पहले फॉर्म ऑफ मोशन से, जिसका नाम है वेव्स। कई बार आपने सुना होगा वेव्स वर्ड, ठीक है। वेव, ओशन वेव्स आ रही हैं, सी वेव्स आ रही हैं, ठीक है। When you are playing, throw a ball on the beach and the ball falls into the water, what happens? अगर आप कभी बीच के पास खेल रहे हो, बॉल से खेल रहे हो, बॉल वाटर में गिर जाए, क्या होगा? It is fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the waves. Waves हो सकता है आपको लगे कि बॉल आपकी ले जा रही है, पर जैसे ही दूसरी वेव आएगी वो आपकी बॉल वापस सी शोर पे छोड़ देगी। ऐसा कैसे होता है बताओ? क्योंकि जो वाटर है वो कॉन्स्टेंटली राइज एंड फॉल करता रहता है ऑल्टरनेटिवली, ठीक है, ऑल्टरनेटिवली लगातार करता रहता है। इस ऑल्टरनेट राइज एंड फॉल को हम वेव्स का नाम देते हैं। व्हेन द वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन राइजेस एंड फॉल्स ऑल्टरनेटिवली, लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक छोटे छोटे राइज एंड फॉल होता रहता है जब, तो उसे हम वेव्स का नाम देते हैं। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव्स। पर अगर जब ये वेव्स जो हैं ऑल्टरनेट राइज एंड फॉल कर रही हैं, पर मान लो स्टॉर्म विंड्स फ्लो कर रही हैं, स्टॉर्म्स में उड़ने वाली हवाएं अगर चल रही हैं, तो फिर क्या होगा? दीज विंड्स विल इफेक्ट दीज वेव्स एंड दे विल इन्फ्लुएंस, और फिर छोटी छोटी वेव्स नहीं बनेंगी, फिर ह्यूज वेव्स बनेंगी। इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर कोई भी डिस्टर्बिंग फिनोमेनन हो रहा है तो उससे वेव्स पर बहुत जल्दी इफेक्ट आता है। अगर विंड्स बहुत स्ट्रांग है, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, तो ह्यूज वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी। इससे हमें ये भी समझ में आता है कि अगर सी के नीचे अगर किसी भी तरीके का अर्थक्वेक आ रहा है या वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो उससे भी वेव्स बहुत बड़ी बड़ी बन जाएंगी, ठीक। पर अगर कोई हवा नहीं चल रही, कोई अर्थक्वेक, वोल्केनिक डिस्टर्बेंस, कुछ भी ऐसा कोई भी तरीके का डिस्टर्बेंस अगर नहीं हो रहा है, तो वेव्स छोटी भी हो सकती हैं, ठीक है, बहुत छोटी छोटी। आपको फील भी नहीं होगा कि वेव्स का क्रिएशन हो रहा है। हालांकि ओशन वाटर हमेशा मूव करता रहता है, वो कभी स्टिल नहीं होगा, पर वेव्स का जो शेप एंड साइज है वो जरूर बदल सकता है, ठीक है। ऑलराइट, तो जब स्टॉर्म आती है, विंड्स बहुत हाई स्पीड पे फ्लो करती हैं, तो उससे क्या होता है? वेव्स पे इफेक्ट आता है, वो इन्फ्लुएंस हो जाती हैं और फिर बड़ी बड़ी वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं। दीज मे कॉज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन एंड प्लीज मार्क इट, जब वेव्स की हाइट कुछ ज्यादा ही बड़ी हो जाती है तो वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी कर सकती हैं। अगर आप सी शोर पे खेल रहे हो और बहुत बड़ी वेव्स बन गई, और अगर वो पूरे सी शोर के बहुत आगे तक आ गई, आप बचोगे नहीं फिर, यू विल फॉल प्रे टू द वाटर। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट द इमरजेंसी साइंस। हमेशा इमरजेंसी साइंस बन रखे होते हैं आपको कॉन्स्टेंटली, स्पेशली सी शोर्स पे जहाँ पे हाई वेव्स आने के बहुत चांसेस होते हैं, वहां पे आपको कॉन्स्टेंटली नोटिफाई करा जा रहा होता है कि हाई वेव्स बन सकती हैं, प्लीज सी शोर से दूर हो जाइए, प्लीज सी शोर से दूर हो जाइए, क्योंकि हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, वेव्स बड़ी बड़ी बन सकती हैं। कॉन्स्टेंटली आपको कुछ ना कुछ इमरजेंसी मैसेजेस जरूर मिलते रहते हैं। हालांकि जहां पे नहीं मिलते हैं, वहां पे आपको खुद भी विजिलेंट होना पड़ेगा, केयरफुल होना पड़ेगा कि अगर हवाएं बहुत तेज हैं, सो यू शुड रन अवे फ्रॉम द सी शोर, अदरवाइज वेव्स बहुत ह्यूज फॉर्म ले लेंगी और फिर आप बच नहीं पाओगे, ठीक है। तो जब बहुत बड़ी बड़ी वेव्स बन जाती हैं, सो दे कॉज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन ऑल्सो। ये जितनी सुंदर होती हैं देखने में, जितना मजा आता है इनके पास खेलने में, ये उतनी ही डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। एन अर्थक्वेक, a volcanic eruption, or underwater landslide, they can also shift large amount of ocean water। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर सी वाटर के अंदर अर्थक्वेक आ रहा है या वोल्केनिक इरप्शन बनने वाला है, उसकी वजह से भी वेव्स पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और फिर बहुत बड़ी बड़ी वेव्स बन सकती हैं
जिसकी वजह से ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन आ सकता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ह्यूज टाइडल वेव, जिन्हें हम कहते हैं सुनामी, ये भी आ सकती हैं और इनकी हाइट होती है 15 मीटर। 15 मीटर की वेव भी क्रिएट हो सकती है। तो कभी भी अगर किसी वेव की हाइट 15 मीटर हो जाती है तो उसे हम सुनामी वेव का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सुनामी वेव। और ये दिखने में तो वेव होती हैं, पर इसकी हाइट इतनी ज्यादा होती है कि ये टाइडल वेव की तरह लगती है। हम टाइडल वेव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो टाइड्स होते हैं ना बच्चों, वो ऑल्टरनेटिवली क्रिएट नहीं होते वो भी वेव्स की तरह हैं, पर वो दिन में केवल 2 बार बनते हैं। ठीक है, एक बार ऊंचे होते, एक बार नीचे होते, एक बार ऊंचे होते, एक बार नीचे, बस 2 बार ही दिन में ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन ये सुनामी वेव्स एक तो बहुत कम बनती हैं। 15 मीटर की हाइट अगर किसी वेव की, ये बहुत कम होता है ऐसा। और जब भी ऐसा होता है तो इसे हम टाइडल वेव कहते हैं, जिसका नाम होता है सुनामी। हो सकता है आपने सुनामी वर्ड पहले भी सुना हो। ठीक है, लार्जेस्ट सुनामी क्रिएट हुई थी 150 मीटर्स की। आज तक जितनी भी सुनामी वेव्स क्रिएट हुई हैं, उसमें सबसे ज्यादा हाइट थी 150 मीटर। These waves travel at a speed of more than 700 kilometers per hour. आप वेव्स की स्पीड देख रहे हो? 1 घंटे में 700 किलोमीटर कवर करने की कैपेसिटी रखती हैं ये वेव्स। इतनी तेज स्पीड होती है इन वेव्स की। इसीलिए कभी भी अगर बहुत हाई वेव्स, स्पेशली सुनामी वेव्स का क्रिएशन दिखता है जियोलॉजिस्ट को, मेटियोरोलॉजिस्ट को, तो वो आपको तुरंत इंडिकेशन देते हैं, आपको इमरजेंसी मैसेजेस भेजे जाते हैं सी शोर पे कि प्लीज भाग जाइए उस एरिया के पास से, क्योंकि बहुत बड़ी वेव्स क्रिएट हो रही हैं। द सुनामी ऑफ 2004, एक ऐसी ही सुनामी आई थी 2004 में, विच कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया. The Indira Point in the Andaman and Nicobar Islands got submerged after the tsunami. इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है और ये हमारी इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता था। अभी भी यही माना जाता है, सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट। पर 2004 में सुनामी आई और इतनी ऊंची वेव्स लेके आई कि इंदिरा पॉइंट उसी के अंदर सबमर्ज हो गया। पानी के अंदर ही है फिर वो तब से। समझ रहे हो आप कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है? पूरा का पूरा एक एरिया ही चला गया पानी के अंदर हमेशा के लिए। इंडियन ओशन में 2004 में इंडियन ओशन में ये वेव्स क्रिएट हुई थी। और ना केवल इंडियन ओशन में ये सुनामी वेव्स क्रिएट हुई थी 2004 में, और ना केवल इंडिया के कोस्टल एरियाज बल्कि बहुत सारे नेबरिंग कंट्री के कोस्टल एरियाज को भी बहुत इफेक्ट किया था। ठीक है, ओके। नाउ डू यू नो waves are formed when winds scrape across the ocean surface. The stronger the wind blows, the bigger the wave becomes. ये हमने अभी पढ़ा कि वेव्स पता कैसे बनती हैं? ये पानी है, हवा चल रही है, हवा की वजह से पानी भी इन्फ्लुएंस हुआ और अपने आप उठ गया। जैसे आप भी कभी कभी आप हवा में खड़े होते हो और आपको लगता है कि हवा मुझे उड़ा के ले जाएगी, आप इन्फ्लुएंस हो रहे होते हो एयर से। वैसे ही जो वाटर होता है वो भी एयर के इम्पैक्ट में आके उठता है बैठ जाता है, उठता है बैठ जाता है, उठता है बैठ जाता है। इसी को हम वेव्स कहते हैं। और जितनी स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करेगी उतनी बड़ी वेव्स बनेंगी। ठीक है, बात करते हैं सुनामी की। ये सुनामी वर्ड आता कहां से है? सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है हार्बर वेव्स। एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड व्हेनेवर देयर इज सुनामी। कभी भी अगर सुनामी वेव्स आ गई जो 15 मीटर से 150 मीटर्स की भी हो सकती हैं, इतनी हाइट हो सकती है उन वेव्स की। तो अगर इतनी हाइट है किसी वेव की, तो जाहिर सी बात है सी शोर के पास जो शिप हार्बर बने होते हैं वो तो डेफिनेटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ऐसी वेव्स से। इसलिए इन्हें हार्बर वेव्स या फिर कह सकते हो सुनामी वेव्स कहा जाता है। सुनामी का मतलब हार्बर वेव्स होता है, इसलिए हम इन्हें सुनामी वेव्स का नाम देते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हमें सुनामी के बारे में पढ़ना चाहिए, द अर्थ्स पैंडेमोनियम। दैट मीन्स इस केस स्टडी में हम वो केस पढ़ेंगे 2004 का जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि कैसे इंडियन ओशन में सुनामी का क्रिएशन हुआ और उसने ना केवल इंडिया बल्कि बहुत सारी आसपास की कंट्रीज को भी बहुत बुरी तरीके से डैमेज किया था।
सुनामी या जिन्हें हम हार्बर वेव कहते हैं, struck the havoc in the Indian Ocean on 26 December 2004. The wave was the result of the earthquake that had its epicenter close to the western boundary of Sumatra. सुमात्रा बच्चों इंडोनेशिया में है, एक कंट्री है इंडोनेशिया, वहां पर सुमात्रा है। सुमात्रा में अर्थक्वेक का एपीसेंटर था, ठीक है। एपीसेंटर आपको मैंने बताया था पिछले कुछ चैप्टर्स में, है ना। एपीसेंटर क्या होता है? एपीसेंटर बच्चों वो पॉइंट होता है जहां पर फर्स्ट इंपैक्ट ऑफ अर्थक्वेक देखा जाता है। अर्थक्वेक का फर्स्ट इंपैक्ट जहां देखा जाएगा उसे हम एपीसेंटर कहते हैं, ठीक है। ओके, तो सुमात्रा में एपीसेंटर था उस अर्थक्वेक का, और उस अर्थक्वेक का इंपैक्ट इंडियन ओशन के सी बेड पे भी आया। सी बेड पे भी उस अर्थक्वेक का इफेक्ट आया था। And the magnitude of the earthquake was 9.0 on the Richter scale. 9 पॉइंट का अर्थक्वेक मैसिव डिस्ट्रक्टिव होता है, मैसिवली डिस्ट्रक्ट करता है जब भी मैग्नीट्यूड मोर देन 6 होता है। तो अगर 6 से ज्यादा है अर्थक्वेक का रिक्टर स्केल पे वैल्यू, तो आप अपने आप समझ जाओ कि अर्थक्वेक बहुत डिस्ट्रक्टिव था, ठीक है। The magnitude of the earthquake was 9.0 on the Richter scale. As the Indian plate went under the Burma plate, there was a sudden movement of the sea floor causing the earthquake. आपको मैंने पहले भी बताया है और आज एक बार फिर से इस चीज की अंडरस्टैंडिंग करते हैं बच्चों। या आपकी जो लैंड है या जो आपका ओशन है, दोनों ही लैंड हो ओशन हो, उसके नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स जो आपको दिखाई नहीं देती हैं, पर इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर आपकी ये लैंड सरफेस है और ओशन सरफेस भी है। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स बच्चों कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती हैं। आपको पता चले ना चले, ये टेक्टोनिक प्लेट्स कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती हैं। देयर इज अ कांस्टेंट वाइब्रेशन अंडर द अर्थ। अर्थ के अंदर कांस्टेंट वाइब्रेशन और मूवमेंट होता रहता है। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत ही स्लोली मूव करती हैं, ऑफ कोर्स बहुत स्लो मूव करती हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, कुछ बहुत मिलीमीटर्स की रेंज में फ्लो करती हैं और आपको नहीं पता चलता। ये इसलिए इतना स्लो मूव करती हैं क्योंकि आपको ये इतना स्लो मूव करती है, इसीलिए आपको पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट कॉन्स्टेंटली होता रहता है। और 2004 वो पीरियड था जब फाइनली जो इंडियन प्लेट है, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट, वो बर्मा प्लेट से जा मिली, दोनों टकराई। इंडियन प्लेट भारी थी इसलिए नीचे दब गई, बर्मा प्लेट छोटी थी, लेस डेंस थी, इसलिए ऊपर चली गई। और दोनों के इस तरीके के कोलिजन से एक गैप क्रिएट हुआ और इस गैप को फिल करने के लिए इंडियन ओशन का वाटर चला तो गया, पर वाटर जब भी जाता है वापस भी आता है। और वो जब वापस आया ना, तो इतनी स्पीड में आया, इतनी बड़ी वेव बना के आया कि सुनामी आ गया। द ओशन फ्लोर वॉज डिस्प्लेस्ड by 10 to 20 meters and tilted in a downwardly direction. आप ऐसे समझ सकते हो, एक ऐसी प्लेट है, ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, ये दोनों आपस में टकराई। जो बड़ी प्लेट थी वो डेंस होने की वजह से नीचे दब गई और जो छोटी प्लेट थी वो ऊपर चली गई, ठीक है। और यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ। इस गैप को फिल करने के लिए जो ओशन की फ्लोर थी वो डिस्प्लेस हो गई। कोई भी प्लेट अगर हिलेगी तो उसके ऊपर जो भी होगा, चाहे वो लैंड हो चाहे वो ओशन हो, वो भी तो हिलेगा ना। तो जब इंडियन प्लेट नीचे की तरफ गई, डाउनवर्ड हुई, तो ओशन फ्लोर भी डाउनवर्ड हो गया। सिंपल, ओशन फ्लोर भी डिस्प्लेस हो गया एंड इट टिल्टेड इन अ डाउनवर्डली डायरेक्शन। अ ह्यूज मास ऑफ ओशन वाटर flowed to fill in the gap that was being created by the displacement. ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, ये जो ओशन फ्लोर हिल गया एकदम से 10-20 मीटर्स हिल गया, तो एक गैप क्रिएट हो गया। उस गैप को फिल करने के लिए ओशन वाटर फटाफट भागा तो गैप फिल करने के लिए था, पर वापस भी तो आएगा, है ना। और जब वापस आया तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन करा। And this marked the withdrawal of the water mass from the coastlines of the land mass in the South and Southeast Asia
And after thrusting of the Indian plate below the Burma plate, the water mass rushed back towards the coastline. Tsunami traveled at a speed of 800 km per hour, comparable to speed of a commercial aircraft, and it completely washed away some of the islands in the Indian Ocean. मैं यहाँ क्या कहना चाह रही हूँ, देखो क्या होता है बच्चों, थोड़ी गॉजी ड्राइंग है बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आई होप यू विल अंडरस्टैंड. देखो ये जो डार्क ब्लू लाइन है, दिस इज अर्थ सरफेस. ठीक है, इसी अर्थ सरफेस के ऊपर वाटर बॉडीज भी हैं, इसी अर्थ सरफेस के ऊपर लैंड भी है. और मैंने आपको कई बार बताया है, चाहे लैंड हो दैट मीन्स लिथोस्फेयर, पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा लिथोस्फेयर. ठीक है, और यहां पर वाटर बॉडी के नीचे भी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, है ना. मैंने बताया था चाहे वाटर बॉडी हो चाहे लैंड हो, दोनों के नीचे प्लेट्स हैं. टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स. और ये टेक्टोनिक प्लेट्स कॉन्स्टेंटली मोशन में रहती हैं. स्लो मोशन होता है, वेरी स्लो मोशन, बट मोशन चल रहा होता है कॉन्स्टेंटली. ये आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि टेक्टोनिक प्लेट्स वाटर बॉडी के नीचे भी होती है और लैंड सरफेस के नीचे भी होती हैं और कॉन्स्टेंटली स्लो मोशन में होती हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ज्यादा मोशन तेजी से ऑब्वियसली नहीं कर सकती, बट इनमें कोई ना कोई डिस्टर्बेंस जरूर चलता रहता है. और ऐसा इसलिए क्योंकि ये ना जो प्लेट्स हैं ये सेमी मॉल्टन मैग्मा के ऊपर होती हैं. सेमी मॉल्टन मतलब पूरी तरीके से पिघला भी नहीं होता है, पूरी तरीके से सॉलिड भी नहीं होता. ये मैग्मा देख रहे हो आप अर्थ के अंदर का जो मैंटल में होता है, हमने बताया था क्रस्ट, मैंटल, कोर. भूल गए हो प्लीज पुराने चैप्टर्स को जाके रिवाइज करो. ये 3 लेयर्स होती हैं अर्थ के, इनर अर्थ की, क्रस्ट, मैंटल, कोर. तो मैंटल में, स्पेशली अपर मैंटल में एक सेमी मॉल्टन फॉर्म का मैग्मा होता है और इसी मैग्मा के ऊपर ये टेक्टोनिक प्लेट्स फ्लोट करती हैं और इसीलिए थोड़ी सी अनस्टेबल रहती हैं. और कभी कभी इन टेक्टोनिक मूवमेंट का इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि जब ये प्लेट हिलेगी, जाहिर सी बात है कि इस प्लेट के ऊपर जो भी चीज रखी होगी वो भी हिल जाएगी ना. अगर आपका हाथ है, मान लो आप अपना हैंड लीजिए, ओके अगर आपके हाथ है, ये प्लीज डोंट माइंड माय ड्राइंग, ये आपका हाथ है, दिस इज योर हैंड. और अपने हाथ के ऊपर आप कुछ पीस रख लीजिए, कुछ मटर के दाने रख लीजिए. और अब आप अगर अपने हाथ को शेक करेंगे, इफ योर हैंड विल शेक, देन दीज पीस विल ऑल्सो शेक, राइट, क्योंकि ये पीस आपके हाथ के ऊपर हैं. वैसे ही टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूव करती हैं तो इन टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर चाहे लैंड हो चाहे वाटर हो, वो भी शेक करता है. और यही हुआ था सुनामी के टाइम पे. ठीक है, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट थी और बर्मा की टेक्टोनिक प्लेट थी, ये दोनों आपस में टकराए. इंडियन प्लेट थोड़ी सी डेंसर है, थोड़ी भारी है, मास इसका ज्यादा था, इसका मास प्लस में था. मैं प्लस लिखे दे रही हूं जिससे आपको पता चल जाए कि इंडियन प्लेट भारी थी, इंडियन प्लेट डेंसर, और बर्मा प्लेट जो थी वो छोटी प्लेट है. ठीक है, वो लेस डेंस थी, लेस डेंस हल्की प्लेट थी. अब आपको पता है कोई भी भारी प्लेट जब होती है, जाहिर सी बात है वो नीचे की तरफ दब जाएगी क्योंकि वो इतनी हैवी है कि वो उठ नहीं पाएगी. तो जब इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट आपस में टकराई तो इंडियन प्लेट नीचे की तरफ सबमर्ज हुई और बर्मा प्लेट ऊपर की तरफ उठ गई और इंडियन प्लेट जो है वो नीचे की तरफ सबमर्ज हो गई. ठीक है, नीचे की तरफ, बर्मा प्लेट ऊपर उठ गई. अब ये जो यहाँ पे छोटा सा गैप बना हुआ है, ये छोटा सा गैप, इस गैप को फिल करने के लिए इंडियन ओशन का वाटर आ गया, गैप को फिल किया और जितना फिल किया था उतना ही वापस तेजी से गया अपनी जगह पे, और वो इतनी तेजी से गया कि सुनामी आ गई. ठीक है,
यहाँ पर यही चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है कि दो प्लेट्स आपस में टकराई, जो भारी थी वो नीचे की तरफ सबमर्ज हुई, गैप क्रिएट हुआ, गैप को फिल करने के लिए वाटर आया, वाटर जितनी तेजी से आया उतनी ही तेजी से वापस गया और 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ ली उस वाटर ने, इसीलिए वेव की हाइट बढ़ गई। हम लोगों ने ये पढ़ा भी था, पानी जितनी तेजी से दौड़ेगा उतनी बड़ी वेव क्रिएट करेगा, ठीक है। और यही हुआ था सुनामी के टाइम पे। 800 किलोमीटर पर आवर इज दैट स्पीड which is there of a commercial aircraft. एयरक्राफ्ट जिस स्पीड से उड़ता है उतनी तेजी से ये सुनामी की वेव दौड़ी थी, तो आप समझ सकते हो ये कितनी डिस्ट्रक्टिव होगी, ठीक है। तो यहां पर हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। ऑल राइट, मूविंग ऑन, रीडिंग फर्दर। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे एक जगह थी, उस पॉइंट का नाम था इंदिरा पॉइंट। That marked the southernmost point of India. इंडिया का सबसे साउथ में उस पॉइंट को माना जाता था और वो कंप्लीटली पानी में सबमर्ज हो गया, बिल्कुल पानी के अंदर हमेशा के लिए चला गया। As the wave moved from earthquake epicenter from Sumatra towards the Andaman Islands and Sri Lanka, the wave length decreased with decreasing depth of water. That means जब भी सुमात्रा से श्रीलंका की तरफ ये वेव्स आने लगी, तो इन वेव्स की जो वेव लेंथ थी, दैट मीन्स दो क्रेस्ट के बीच का जो लेंथ थी वो शॉर्ट होने लग गई, क्योंकि सुमात्रा के पास पानी की डेप्थ बहुत ज्यादा थी। जैसे जैसे ये अंडमान के पास आया, अंडमान निकोबार आइलैंड के पास आया, डेप्थ ऑफ वाटर कम हो गया और उसकी वजह से जो वेव लेंथ थी वो भी डिक्रीज हो गई। मैप में आप देख सकते हो, ये है सुमात्रा जो कि एपी सेंटर था जब 2004 में सुनामी आई है, जहां पे अर्थक्वेक आया और फिर ये वेव्स ट्रैवल करते हुए अंडमान निकोबार और ये श्रीलंका की तरफ आई। जब ये वेव्स यहां से ट्रैवल करके इस तरफ आ रही थी तो इनकी वेवलेंथ डिक्रीज हो गई एज डेप्थ ऑफ वाटर डिक्रीज। पानी की डेप्थ भी कम हो गई और वेवलेंथ भी कम हो गई, ठीक है। The travel speed also declined from 700 to 900 km per hour to less than 70 km per hour. मैंने भी बताया भी था आपको, 800 km per hour की स्पीड से आ रही थी वेव, पर जब तक श्रीलंका एंड अंडमान तक पहुंची उसकी स्पीड 70 km per hour की हो गई थी, ठीक है। देख रहे हो आप कैसे इफेक्ट कम हो रहा है जैसे जैसे वेव दूर तक ट्रैवल कर रही है। सुनामी वेव्स ट्रैवल्ड अप टू अ डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर। अगर पानी के अंदर तक जाओ तो सुनामी का इफेक्ट 3 किलोमीटर की डेप्थ तक दिखता था। फ्रॉम द कोस्ट, किलिंग मोर देन 10,000 पीपल एंड अफेक्टेड मोर देन लैक्स ऑफ हाउसेस। 10,000 से ज्यादा लोग मर गए और न जाने कितने लाख घर उजड़ गए। In India, the worst affected were the coastal areas of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Puducherry, Andaman and Nicobar. आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। ये वाला जो रीजन है, जो ईस्टर्न कोस्ट का रीजन है, ये आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा कि वेव्स अगर यहाँ तक जनरेट हो रही हैं, यहाँ तक आ रही हैं ट्रैवल करके, सो ऑब्वियसली जो ईस्टर्न पोर्शन है वो सबसे ज्यादा हिट हुआ होगा। और इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है, यहाँ पर वो पूरी तरीके से पानी में सबमर्ज भी हो गया था, ठीक है। While the earthquake cannot be predicted in advance, it is possible to give a 3 to 4 hour notice, 3 hour notice of a potential tsunami. देखो earthquake का प्रिडिक्शन कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। शायद आप बस 1 मिनट पहले ही समझ पाओगे कि शायद अर्थक्वेक आने वाला, और 1 मिनट में आप कुछ नहीं कर सकते। पर सुनामी के लिए आपको लगभग 3 आवर की विंडो मिल जाती है, क्योंकि अर्थक्वेक आता है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है
और अगर आपके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है तो आपको वो डिस्टरबेंस पता चल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि अर्थक्वेक आया है तो अब वेव्स भी आ सकती हैं, डेविस्टेटिंग वेव्स भी आ सकती हैं। तो सुनामी के लिए यू गेट अ विंडो, पर उस टाइम पे इंडिया और नियर बाय कंट्रीज के पास इतना अच्छा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ना होने की वजह से कोई इमरजेंसी वार्निंग नहीं मिलता है। Such early warning systems are in place across the Pacific Ocean, but not in Indian Ocean. Indian Ocean में ऐसे वार्निंग सिस्टम्स नहीं हैं। पैसिफिक में जरूर है। क्यों? क्योंकि पैसिफिक में ये होता रहता है, फ्रीक्वेंटली होता रहता है। इंडियन ओशन के लिए ये बहुत ही रेयर कंडीशन थी। Tsunamis are rare in the Indian Ocean as the seismic activity is less as compared to the Pacific. पैसिफिक में ये सिस्मिक एक्टिविटी बहुत होती है, बहुत ज्यादा अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड्स आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे प्लेट का, टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट बहुत होता है। टेक्टोनिक प्लेट्स भी आपको क्लियरली एक बार शो कर देती हूँ। यहां से समझ सकते हो आप, ये है बड़ी सी इंडिया की प्लेट, ठीक है, प्लेट है ये पूरी, और यहाँ पे बर्मा की माइक्रो प्लेट थी, ठीक है, यही टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। इंडिया कंट्री अलग है, इंडिया की प्लेट अलग है, ठीक है। इंडिया की लैंड ये हो सकती है बट प्लेट तो बहुत बड़ी है नीचे, ओके। प्लेट तो इनर अर्थ में होती है। तो ये इंडिया की बड़ी सी प्लेट थी और बर्मा की प्लेट भी थी। बर्मा की प्लेट छोटी सी थी बट वो लेस डेंस थी, इसलिए वो ऊपर उठ गई और ये नीचे की तरफ धंस गई और फिर एक गैप क्रिएट हुआ, ठीक है, और उसी गैप में पानी भर गया। पानी भर तो गया पर डिस्प्लेस भी हुआ, और डिस्प्लेस जब हुआ तो उसने बहुत बड़ी वेव जनरेट करी, ठीक है। यही टेक्टोनिक प्लेट है। सो यही समझाने की मैं कोशिश कर रही थी कि ये प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से हुआ अर्थक्वेक, जिसकी वजह से आई बहुत बड़ी वेव। वेव से आई सुनामी वेव, जिसने बहुत सारी कंट्रीज को और इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे सिचुएटेड स्टेट्स एंड विलेजेस को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करा, ठीक है। अर्थक्वेक के लिए आप कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, पर सुनामी के लिए प्रिडिक्शन हो सकता है, पर उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, और ऐसे वार्निंग सिस्टम की टेक्नोलॉजी इंडियन ओशन में नहीं है, पैसिफिक ओशन में है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पैसिफिक ओशन में कॉन्स्टेंटली ऐसी एक्टिविटीज, सिस्मिक एक्टिविटीज होती रहती हैं। इंडियन ओशन के लिए ये बहुत ही रेयर चीज थी। एक और बार आप यहाँ पे मैप देख लो कि सुमात्रा कहाँ पर है और इंडिया कितना दूर है सुमात्रा से। कुछ बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, और वाटर के मूवमेंट के लिए तो ये बिल्कुल भी बड़ा डिस्टेंस नहीं है। इट्स अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस फॉर एनी वेव टू कम एंड कॉज डिस्ट्रक्शन। और यहाँ पर आप इमेजेस देख सकते हो कि कैसा डिस्ट्रक्शन सुनामी ने कॉज किया था तमिलनाडु कोस्ट पे, ठीक है। ये तमिलनाडु कोस्ट की कुछ पिक्चर्स हैं कि आप देख रहे हो कैसे कार, घर, सब कुछ उड़ गया। वेव्स इतनी डिस्ट्रक्टिव हो सकती हैं, ठीक है। जो सुनामी जिसने साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट को डिस्ट्रक्ट किया था इन दिसंबर 2004, इट इज द मोस्ट डेविस्टेटिंग सुनामी इन द लास्ट सेवरल 100 years। 100 सालों से भी ज्यादा टाइम हो चुका है कि इतनी डिस्ट्रक्टिव सुनामी कभी नहीं आई जितनी 2004 में आई थी, ठीक है। द लार्ज डैमेज caused to life and property was primarily a result of lack of monitoring, the early warning systems and the knowledge among the coast dwellers of Indian Ocean. Indian Ocean में जो ये हादसा हुआ, ये मेजरली हुआ था क्योंकि हमारे पास मॉनिटरिंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं था। ना इंडिया के पास ना आसपास की कंट्रीज में इतना अच्छा मॉनिटरिंग और वार्निंग सिस्टम नहीं था। प्लस हमारे यहाँ जो कोस्ट ड्वेलर्स हैं, दैट मीन्स कोस्ट के पास काम करने वाले लोग, चीजें बेचने वाले, फिशरमैन, एग्रीकल्चरलिस्ट, ये जितने भी लोग थे कोस्ट ड्वेलर्स, उन्हें भी इतनी नॉलेज नहीं थी कि कभी भी इस तरीके की वेव्स आती हैं या आने वाली होती हैं तो करना क्या चाहिए, ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ नो हाउ की वजह से, मॉनिटरिंग सिस्टम अच्छे ना होने की वजह से, वार्निंग सिस्टम्स अच्छे ना होने की वजह से ये हादसा और ज्यादा डेविस्टेटिंग हुआ और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हुआ, ठीक है। फिर बाद में ऑब्वियसली ये सारी टेक्नोलॉजी फिर डेवलप की गई आफ्टर द इंसिडेंट। इतने मास डिस्ट्रक्शन के बाद बहुत सारे वार्निंग सिस्टम, मिटिगेशन मेजर्स, मॉनिटरिंग सिस्टम, कांस्टेंट चेक एंड कंट्रोल, सब कुछ करा गया
कोस्ट ड्वेलर्स को ट्रेनिंग भी दी गई कि अगर कभी भी ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इमरजेंसी मैसेजेस, SOS एप्स, इस तरीके की सारी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बाद में हुआ। और ऐसा इसलिए भी बच्चों क्योंकि मैंने जैसे कि बताया, इंडियन ओशन जैसी रीजन में ऐसे टेक्टोनिक मूवमेंट्स कम होते हैं और इस तरीके की वेव्स का बढ़ पाना, बन जाना बहुत रेयर है। इट वॉज अ रेयर इवेंट विच हैपेंड। पैसिफिक रीजन में तो कांस्टेंट मूवमेंट और डिस्ट्रक्शन, वोल्केनिक एक्टिविटी, इरप्शन होता रहता है। पर अगर आप बात करो इंडियन ओशन के रीजन की, तो यहाँ पर ऐसी टेक्टोनिक कंडीशंस कम आती हैं, कम आती हैं। और सुनामी जैसी वेव्स, इतनी हाइट की वेव्स का जनरेशन तो बहुत ही रेयर होता है। पर आफ्टर दिस इंसिडेंट, आफ्टर दिस ह्यूज डिस्ट्रक्शन, बहुत सारे मेजर्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मिटिगेशन मेजर्स, सब कुछ लिए गए और हर चीज की तैयारी की गई। ट्रेनिंग भी दी गई कोस्टल डिवेलपर्स को कि अगर कभी भी ऐसा होता है तो आपको क्या करना होता है। ठीक, इमरजेंसी मैसेजेस, वार्निंग साइंस, ये सारी चीजों का अरेंजमेंट बाद में किया गया। ठीक है, सो द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ दैट सुनामी इज अप्रोचिंग is the rapid withdrawal of water from the coastal region followed by a destructive wave। एक चीज को हमेशा समझो, कभी भी अगर आप बीच पे घूमने जा रहे हो, ये सी शोर है, सी शोर, आप यहाँ खेल रहे हो और अगर ये वेव्स यहाँ आती हैं, यहाँ आती हैं, यहाँ आती हैं, पर अगर कभी ऐसा एक मोमेंट आए कि वेव सिर्फ यहीं तक रह जाए, बहुत पीछे चली जाए, एक रैपिड विथड्रॉल हो जाए वाटर का, बहुत पीछे चला जाए अगर पानी, समझ जाओ कि एक बहुत बड़ी वेव आने वाली है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है मैं अभी आपको समझाती हूँ फिर से। जैसा कि हुआ था जब इंडियन प्लेट दब गई थी नीचे बर्मा प्लेट के, क्या हुआ था, वाटर, मैंने आपको बताया अभी कैसे वाटर नीचे सिंक कर गया था उस गैप को फिल करने के लिए, पर फिर ऑब्वियसली वापस भी आ गया था। और वापस आया तो एक बहुत डिस्ट्रक्शन के साथ, एक बहुत बड़ी हाइट लेके वापस आया था। तो कभी भी अगर सी वेव बहुत पीछे चली जाए, एकदम रैपिड विथड्रॉल हो जाए पानी का, समझ जाओ कि बहुत बड़ा डिस्ट्रक्टिव वेव वो लेके आने वाली है। When this happened on the coast, instead of people going to the high ground, they started assembling at the coast to view the miracle। और पता क्या हुआ था, इंडियन ओशन में जहां पर ये एक्चुअल में हो रहा था, सुमात्रा जो एपी सेंटर था, वहां पे जो ये वेव है ये पीछे चली गई, विड्रॉल हुआ वाटर का। और लोगों ने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया नहीं था, लोगों ने कभी ऐसा देखा ही नहीं था कि इंडियन ओशन का पानी इतना पीछे चला जाए। उन्हें लगा कि कोई मिरेकल होने जा रहा है। सो इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे, they should have run away, they should have ran away। Instead of running away and going to the high ground, वो सब के सब वहीं खड़े हो गए, सब के सब यहाँ लाइन लगा के खड़े हो गए कि ये क्या हो रहा है। उन्हें लगा कोई मिरेकल हो रहा है, and they stood there to see that miracle, and as a consequence there was a large casualty of curious onlookers when the gigantic wave tsunami struck them। इतनी बड़ी वेव जब फिर से वापस आई ना, तो ढेर सारे लोगों को, स्पेशली उन लोगों को जो सी शोर पे खड़े थे मिरेकल देखने के लिए, उन सबको डुबा ले गए। तो कभी भी ऐसा अगर हो, गॉड फॉरबिड किसी के साथ हो, बट अगर ऐसा होता है कि पानी बहुत तेजी से विड्रॉ कर ले जाए अपने आप को और दूर चला जाए, प्लीज वहां से भागिए, प्लीज किसी हाई ग्राउंड में जाइए, क्योंकि अब जब वेव वापस आएगी, देखो पानी हमेशा अपनी जगह पे वापस आता ही है, क्योंकि ओशन वाटर स्टिल नहीं होता। देयर इज ऑलवेज अ मोशन इन द ओशन वाटर, ये हमने कॉन्स्टेंटली स्टडी किया। सो ऑब्वियसली अगर पानी विड्रॉ करके पीछे चला गया है तो वो वापस जरूर आएगा, और जब वापस आएगा तो एक बहुत बड़ी वेव लेके आ सकता है। इसलिए प्लीज कभी भी ऐसा हो तो आप भाग जाइए। और ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, स्पेशली इंडियन ऑडियंस के लिए,
इनफैक्ट साउथ एशियन ऑडियंस के लिए भी कि अगर ऐसा कभी भी होता है तो सुनामी जैसी वेव्स हमारे यहाँ भी आ सकती है, इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दी सिचुएशंस। ओके, तो ये था सुनामी। ओके, अब समझते हैं वेव्स के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ मोशन जो कि ओशन वाटर करता है। हमने बताया था ओशन वाटर कॉन्स्टेंटली मूव करता है, इट्स नेवर स्टिल, और उसके 3 तरीके के मोशंस होते हैं जिसमें हमने वेव्स को स्टडी किया और अब हम पढ़ेंगे टाइड्स को। ठीक है, टाइड्स। तो टाइड्स क्या होते हैं भैया? बेसिक डेफिनेशन एंड वेरी इजी अंडरस्टैंडिंग एंड वेरी इजी मीनिंग ऑफ टाइड्स इज rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called a tide. राइज होना और फिर बैठ जाना, ये जो रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर है, दैट टू हैपनिंग ट्वाइस इन अ डे, इसे हम टाइड कहते हैं। दिन में 2 बार ऐसा होता है कि पानी बहुत ऊंचा उठता है, ठीक है, और फिर वापस चला जाता है, फिर बहुत ऊंचा उठता है और फिर वापस चला जाता है, ऐसा 2 बार होता है और इसे हम कहते हैं टाइड। क्या कहते हैं? टाइड। वो आपका वॉशिंग पाउडर टाइड नहीं है, ये दूसरा टाइड है। ठीक है, दिस इज द मोशन ऑफ ओशन वाटर। It is high tide when water covers much of the shore by rising to its highest level. मान लो ये सी एरिया है और ये सी शोर है, ठीक है, ये सी शोर है। अभी पानी बहुत नीचे है और ये सी शोर की लिमिट है, तो ये लो टाइड है। पर पानी क्योंकि एक राइज एंड फॉल होता है वाटर का, राइज करते हुए इतना ऊपर आ जाए, इतना ऊपर यहां तक, तो वो हो जाएगा हाई टाइड। दैट मीन्स सी शोर की जितनी भी लेवल है, अगर उसके हाईएस्ट लेवल तक वाटर आ जाता है तो उसे हम हाई टाइड कहते हैं। मतलब मोशन किया वाटर ने और इतना ऊंचा पहुंच गया कि हाई टाइड हो गई, फिर मोशन करके वो वापस चला जाएगा और फिर लो टाइड हो जाएगी। ठीक, एंड इट इज लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर। और फिर अगर वो शोर से वापस चला जाए, ठीक है, पीछे चला जाए और लेवल बहुत ही कम हो जाए, तो उसे हम कहते हैं लो टाइड। The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on Earth's surface causes the tides. देखो, टाइड्स किसी रीजन की वजह से जनरेट होती हैं, ठीक है, जैसे हमने वेव्स में भी पढ़ा था, वेव्स अपनी एक रीजन की वजह से कॉन्स्टेंटली मूव करती हैं, ठीक है, ऐसे गोल 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 चलती रहती हैं। ठीक, वैसे ही पानी बहुत ऊपर आ रहा है, यहाँ पे कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, सारे पत्थरों के ऊपर पानी आ गया और लो टाइड में ये पत्थर आपको क्लियरली दिखना शुरू हो गया, पानी इतना नीचे चला गया। ऐसे कैसे हो सकता है कि कभी आपको सारे रॉक्स दिखाई दे रहे हैं बीच एरिया पे, कभी आपको एक भी रॉक नहीं दिख रहा? ऐसा क्यों होता है? हाई टाइड और लो टाइड की वजह से। पर ये टाइड्स आते कैसे हैं? कैसे दिन में 2 बार ऐसा होता है कि हाई टाइड आ जाती है और फिर लो टाइड आ जाती है? ऐसा होता है क्योंकि सन, मून अर्थ के सरफेस पे अपना ग्रेविटेशनल पुल लगा रहे होते हैं। जी हाँ, ये अर्थ है, ये मून है और ये सन है। सन मून दोनों ही अपने अर्थ पे ग्रेविटेशनल पुल लगा रहे होते हैं। दैट मीन्स दे ट्राई टू पुल द कंटेंट्स ऑफ अर्थ। अर्थ पे जो पानी है, मून उसे खींच रहा होता है अपनी तरफ, सन उसे खींच रहा होता है अपनी तरफ, दोनों खींच रहे होते हैं अपनी तरफ। पर आपको पता है कि अर्थ की अपनी भी तो ग्रेविटी है, अर्थ की अपनी भी तो ग्रेविटी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो अपनी तरफ चीजों को अट्रैक्ट करके बाइंड करके रखता है, इसलिए अर्थ अपने पानी को कहीं नहीं जाने देता, ना तो अर्थ से बाहर, ना मून के पास, ना सन के पास, यूनिवर्स में कहीं अपना पानी नहीं देता, क्योंकि अर्थ के पास अपनी भी ग्रेविटी है, अपना भी ग्रेविटेशनल पुल है। रीडिंग फर्दर, द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून gets pulled under the influence of moon's gravitational force and it causes high tide. अर्थ का ये वाटर है और मून उसे अपनी तरफ जब ग्रेविटी की हेल्प से पुल करने की कोशिश करता है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, तो वाटर एकदम उठ जाता है, एकदम उठ जाता है और तब होती है हाई टाइड। क्या होती है? हाई टाइड। But during the full moon and new moon days, the sun, the moon and the earth are in the same line. ठीक है, जब भी न्यू मून डे या फुल मून डे होता है तो लगभग लगभग
क्लियर ज्योमेट्री नहीं, पर वेरी नियर टू सन, मून, अर्थ एक ही लाइन में होते हैं। एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट, क्योंकि सन अपनी ग्रेविटी मैक्सिमम लगाता है और मून भी अपनी मैक्सिमम ग्रेविटी लगाता है, और उन दिनों में टाइड सबसे हाईएस्ट होती हैं। ठीक है, दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड। जब फुल मून डे या न्यू मून डे होता है और जब सन, मून, अर्थ एक लाइन में अरेंज्ड होते हैं इन द यूनिवर्सल ज्योमेट्री, तब हाईएस्ट टाइड्स आती हैं, और ऐसी टाइड्स को हम स्प्रिंग टाइड्स का नाम देते हैं। जब हाईएस्ट टाइड्स आती हैं, और रोज नहीं आ रही हैं, ये कुछ स्पेसिफिक डेज पे आ रही है, फुल मून पे या न्यू मून पे आ रही है ना। जब ऐसे डेज में हाईएस्ट टाइड क्रिएट होती है तो उन्हें हम स्प्रिंग टाइड्स का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग टाइड्स। बट व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर में हो या लास्ट क्वार्टर में हो, तब ओशन वाटर gets drawn in diagonally opposite directions by the gravitational pull of the sun and moon, resulting in low tides. पर जब मून अपने फर्स्ट क्वार्टर में हो या फिर अपने लास्ट क्वार्टर में हो, दैट मीन्स या तो इस क्रिसेंट शेप में हो या तो इस क्रिसेंट शेप में हो, सॉरी, जब इस क्रिसेंट शेप में हो या इस क्रिसेंट शेप में आपको मून दिखे, समझ लो वो फर्स्ट या लास्ट क्वार्टर है मून का, है ना। ऐसे डेज पे क्या होता है, ओशन वाटर सन की ग्रेविटी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है और तब लो टाइड ज्यादा आती हैं, तब लो टाइड्स ज्यादा आती हैं क्योंकि डायगनली अट्रैक्ट कर रहा होता है सन ओशन वाटर को। These tides are called neap tides. इनको हम नीप टाइड्स का नाम देते हैं जब टाइड्स एकदम लोएस्ट होती हैं। जब अपनी हाईएस्ट थी तो उन्हें हम स्प्रिंग टाइड्स कह रहे थे, जब वो अपनी लोएस्ट हैं तब हम उन्हें नीप टाइड्स कह रहे हैं। इसका एक फिगर आगे दिखाया जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझो कि जो हाई टाइड्स होती है ना, वो नेविगेशन में बहुत मदद करती हैं। कैसे? समझ लो ये सी शोर है और यहाँ पे ये सी वाटर है। वाटर को ब्लू से ड्रॉ करते हैं, है ना, अच्छा लगेगा। ओके, ये सी वाटर है और यहाँ पे जो शिप आ रही है, जब उसको इतना सारा वाटर मिलेगा तो उसके लिए नेविगेशन आसान हो जाएगा ना, आसान नेविगेशन हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। पानी इतना अच्छे बहाव में है, इतना सारा फ्लो है वाटर का, तो शिप्स के लिए नेविगेशन हाई टाइड में आसान हो जाता है। दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स, ठीक है, क्योंकि शोर तक ढेर सारा पानी है तो शिप आसानी से बहता हुआ यहाँ तक आके अपने आप को हार्बर में पार्क कर सकता है ना। शिप हार्बर में आसानी से लगाई जा सकती है क्योंकि हाई टाइड है। पर अगर लो टाइड होता तो यहाँ तो पानी ही नहीं होता, सी शोर के पास पानी ही नहीं होता, तो शिप इतनी दूर से फ्लो करती हुई आएगी कैसे, और आ नहीं पाएगी तो अपने आप को हार्बर में पार्क कैसे करेगी, डॉक कैसे करेगी अपने आप को, है ना। तो हाई टाइड जो होती है वो नेविगेशन में हेल्प करती हैं और वो पानी का जो लेवल है वो शोर्स तक बढ़ जाता है, इसलिए डॉक पे शिप को पार्क करना आसान हो जाता है, ठीक है। मैंने बोला था मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, देखो ये है नीप टाइड और ये है स्प्रिंग टाइड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्प्रिंग टाइड में क्या होता है, अर्थ, मून, सन इक्वल लाइन में लगे हुए होते हैं। यूनिवर्सल ज्योमेट्री होती है कि अर्थ अपना रोटेशन रेवोल्यूशन कर रहा होता है और मून भी गोल गोल घूम रहा होता है, तो उसकी वजह से एक पॉइंट ऐसा आता है, जरूर आता है, जब मून, अर्थ और सन एक लाइन में लगे हुए होते हैं। अब मून या तो सन और अर्थ के बीच में हो सकता है या तो अर्थ सन और मून के बीच में हो सकता है, करेक्ट। ओके, तो ये ऐसे लगे होते हैं लाइन में और आप देख रहे हो कि ये जो ग्रे पोर्शन है ना, ये जो ग्रे ग्रे लाइन आपको दिखाई जा रही है, दिस इज द वाटर ऑफ अर्थ, दिस इज द वाटर ऑफ अर्थ। और फिर आप देखोगे कैसे वाटर को पुल किया जा रहा है। मून अपनी ग्रेविटी लगा रहा है, सन अपनी ग्रेविटी लगा रहा है, और इसीलिए स्प्रिंग टाइड में हाई टाइड्स आती हैं, हाईएस्ट टाइड्स, इनफैक्ट नॉट हाई ओनली, हाईएस्ट टाइड्स क्रिएट होती हैं स्प्रिंग टाइड। नीप टाइड तब आती है जब या तो फर्स्ट क्वार्टर चल रहा होता है मून का या तो लास्ट क्वार्टर चल रहा होता है। दैट मीन्स हमें कोई क्रिसेंट शेप दिख रहा होगा, या तो ये ऐसा क्रिसेंट शेप दिख रहा होगा या तो ऐसा क्रिसेंट शेप दिख रहा होगा, है ना। फर्स्ट क्वार्टर में हो सकता है मून या तो लास्ट क्वार्टर में हो सकता है मून, और ऐसे टाइम पे डायगनली वाटर अट्रैक्ट हो रहा है। देखो कैसे डायगनल क्रिएट हो रही है, ऐसे इधर से भी थोड़ा अट्रैक्शन लग रहा है और इधर से भी थोड़ा अट्रैक्शन लग रहा है, ये डायगनल क्रिएट हो गई है। मैं एक बार इंक मिटा के आपको दिखाती हूँ।
ओके, वाटर इस तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है, वाटर इस तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है, तो एक डायगोनल पुल बन गया है। ऐसे डायगोनल पुल की कंडीशन में क्या होता है, नीप टाइड, अपनी लोएस्ट टाइड्स क्रिएट होती हैं और लोएस्ट टाइड्स को हम कहते हैं नीप टाइड। क्या कहते हैं, नीप टाइड। ओके, तो ये है स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड का डायग्राम। नाउ दिस हेल्प्स। अच्छा, अब हम पढ़ रहे थे कि हाई टाइड जो हैं वो कैसे शिप्स के लिए यूजफुल बेनिफिशियल होती हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि हाई टाइड में वाटर शोर तक होता है, इसलिए शिप आसानी से यहाँ तक फ्लो करती हुई आके अपने आप को हार्बर पे पार्क कर सकती है, डॉक कर सकती है। ठीक, नाउ दिस हेल्प्स द शिप्स टू अराइव एट हार्बर मोर इजीली, हार्बर तक आसानी से आ जाती है शिप। द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग, हाई टाइड में फिशिंग भी आसान होती है क्योंकि शोर तक वाटर है, आप आराम से सी शोर पे बैठिए और वहां पे फिशिंग कर लीजिए। Many more fish come closer to the shore during the high tide, क्योंकि पानी का लेवल इतना ज्यादा होता है कि कई बार फिशेस आसानी से शोर तक भी आ जाती हैं। This enables fishermen to get plentiful catch. The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places also. ठीक है, कई बार कई जगहों पर ऐसे प्लांट लगाए गए हैं, इस तरीके के प्लांट लगाए गए हैं, ठीक है, जहाँ पे आप कुछ मशीनरी सेट कर सकते हैं कि अभी मान लो लो टाइड है और जैसे ही पानी का लेवल बढ़ जाएगा और हाई टाइड आएगी तो ये जो फ्लो है ना, जो तेज फ्लो है वाटर का, इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो कई लोग इस तरीके के प्लांट्स लगा के रखते हैं सी शोर्स पे ताकि हाई टाइड आते ही हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएं। तो हाई टाइड होने के बहुत सारे बेनिफैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स यूजफुल होते हैं हमारे लिए और इसलिए टाइड्स का होना बहुत जरूरी होता है। हाई टाइड, लो टाइड सन और मून की कांस्टेंट ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्रिएट होती हैं, पर अर्थ के पास अपनी खुद की इतनी ग्रेविटी है कि वाटर उड़ के कहीं नहीं जाता, अर्थ पे ही रहता है। बस ये है कि ग्रेविटी का पुल लगता जरूर है, ठीक है, वाटर पे इम्पैक्ट जरूर आता है because of which tides are created. वाटर कहीं जा नहीं पाता पर फिर भी इम्पैक्ट जरूर आता है उस पर, ठीक है, थोड़ा असर जरूर होता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। ठीक है, स्प्रिंग टाइड, जब टाइड्स हाईएस्ट होती हैं अपनी, उन्हें हम स्प्रिंग टाइड का नाम देते हैं और ये जनरली कब होता है, फुल मून डे पे या न्यू मून डे पे। पर नीप टाइड तब क्रिएट होती हैं जब टाइड्स अपने लोएस्ट पे होती हैं और ग्रेविटेशनल पुल जो लग रहा होता है सन और मून के थ्रू वो डायगोनल होता है। दैट इज व्हाई लोएस्ट टाइड्स क्रिएट होती हैं और फिर इसे हम नीप टाइड का नाम देते हैं। हाई टाइड की हम लोगों ने इंपॉर्टेंस भी समझी कि हाई टाइड की वजह से नेविगेशन आसान होता है, पानी का लेवल बढ़ जाता है इसलिए शिप्स आसानी से हार्बर तक आके अपने आप को पार्क कर सकती हैं। हमने ये भी पढ़ा कि हाई टाइड्स फिशिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि कई बार फिशेस शोर तक ही आ जाती हैं और आसानी से फिशिंग हो सकती है। ठीक है, कई बार हाई टाइड या जो ये राइज एंड फॉल है वाटर का, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड मोशन ऑफ ओशन वाटर, टाइड्स। और अब आ जाते हैं लास्ट मूवमेंट या मोशन ऑफ ओशन वाटर पे, जिसे हम कहते हैं ओशन करंट्स। ओशन के पानी में कोई करंट नहीं दौड़ता है, प्लीज इस तरीके से इसको डिकोड मत करना, ठीक है। we'll get to know कि क्या होता है ओशन करंट। ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर flowing constantly on the ocean surface in definite directions। यहाँ पे देखो दो तीन बातें बताई गई हैं। पहली बात तो stream of water, number 1 point, stream of water flowing constantly on the ocean surface। ओशन के सरफेस पे ही पानी का कुछ कुछ हिस्सा स्ट्रीम बन के फ्लो करता है, ओशन के सरफेस पे ही फ्लो करता है। और नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो ओशन में जब स्ट्रीम ऑफ वाटर, दैट मीन्स अ पार्ट ऑफ वाटर, कॉन्स्टेंटली ओशन के सरफेस में मूव करे पर एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करे तो उसे हम ओशन करंट कहते हैं। और ओशन करंट्स या तो वार्म होंगे या तो कोल्ड होंगे, ठीक है। दैट मीन्स ये जो स्ट्रीम ऑफ वाटर है इसका टेम्परेचर या तो बड़ा कूलिंग टेम्परेचर होगा या तो काफी हॉट टेम्परेचर होगा इस स्ट्रीम ऑफ वाटर का। Generally, the warm ocean currents originate near the equator
and they move towards the poles. मान लो ये अर्थ है, इक्वेटर है, 0 डिग्री लाइन. जनरली वो स्ट्रीम ऑफ वाटर जिनका टेम्परेचर काफी हाई होता है वो जनरली इक्वेटर के पास ओरिजिनेट करते हैं और वो स्ट्रीम ऑफ वाटर इक्वेटर से ओरिजिनेट करके पोल्स की तरफ, कूलर एरिया की तरफ जाने की कोशिश करता है. ठीक है. The cold currents carry water from polar or higher latitudes to tropical or the lower latitudes. Just opposite काम करता है cold current. Warm current hot area से cool area में जाता है. That means equator से polar region की तरफ जाता है. Warm currents move from equator to polar region, whereas cold current move from polar region to mid latitudes, to the lower latitudes. Okay. The Labrador ocean current is cold current, while the Gulf Stream is a warm current. अभी आपको मैं मैप पे बहुत सारे currents की ये डायरेक्शन दिखाऊंगी. ठीक है. यहाँ पे जितने भी रेड एरो वाले करंट्स शो किए जा रहे हैं वो सब वार्म करंट्स हैं और जितने भी ब्लू टिक वाले करंट्स हैं वो सब कोल्ड करंट्स हैं. ठीक है. आप देख सकते हो कि जनरली जितने भी रेड वाले मार्क्ड करंट्स हैं वो सब वार्म करंट्स हैं और सब के सब जनरली सब के सब इक्वेटर के पास से जनरेट होकर पोल्स की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं. और वहीं जो कोल्ड करंट है वो पोल्स से दौड़ते हुए मिड लैटिट्यूड्स की तरफ आ रहे हैं. मिड लैटिट्यूड्स की तरफ. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे आपको एक नाम बताया, लैब्राडोर ओशन करंट और गल्फ स्ट्रीम. ढूंढो इनका नाम कहां पर है, प्लीज चेक करो. क्या ढूंढ पाए आप? लैब्राडोर ये रहा बेटा, अमेरिका कनाडा के पास, पोलर रीजन से मिड लैटिट्यूड की तरफ आने की कोशिश कर रहा है. कोल्ड करंट देखो बच्चों हमेशा वहीं होंगे जो कोल्डर रीजन है. जो कूलर रीजन है वहीं पर तो स्ट्रीम ऑफ वाटर कूल होगी, है ना. तो आपको पता है कि ये जो अपर लैटिट्यूड वाले रीजन है यहाँ पे जनरली टेम्परेचर बहुत कम रहता है और इस वजह से यहाँ पे जो स्ट्रीम ऑफ वाटर है वो कूल होगी. और क्योंकि ये कूल है इसलिए मिड लैटिट्यूड्स में आने की कोशिश कर रही है. दूसरा नाम मैंने आपको बताया था गल्फ स्ट्रीम. ये वार्म करंट है. ये यहाँ पर अटलांटिक में जनरेट होती है और ये वार्म ओशन करंट है. दैट इज व्हाई इट इज ट्राइंग टू रन टुवर्ड्स द पोलर रीजन. देख लो आप इसके एरो ऊपर की तरफ जा रहे हैं. ठीक है. इट इज ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स द पोलर रीजन. तो दो नाम हमने देख लिए, लैब्राडोर ओशन करंट और गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट. द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द एरिया. क्योंकि मान लो आपका एरिया काफी कूल है लेकिन यहां पर कहीं से एक वार्म ओशन करंट आ गया, WOC वार्म ओशन करंट आ गया, तो आपका जो ये कूल एरिया है ना ये भी वार्म हो जाएगा. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दैट इज व्हाई ओशन करंट्स आपके एरिया के टेम्परेचर को भी काफी इन्फ्लुएंस करता है, काफी इफेक्ट करता है. वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस. वार्म करंट्स अपना पूरा इंपैक्ट दिखाते हैं and they change the temperature of the land surface also. वो जैसे ही कूलर रीजन में आएंगे इस कूलर रीजन के लैंड सरफेस के टेम्परेचर को भी चेंज कर देंगे और वो लैंड सरफेस भी वार्म हो जाएगा. The areas where the warm and cold currents meet provide the best fishing grounds of the world. अब आप खुद सोचो, ठंडा पानी भी है, ठंडा पानी भी है, गर्म पानी भी है, माइल्ड वाटर बन गया. और मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि माइल्ड वाटर, जैसे हम सबको माइल्ड वाटर नहाने में पीने में अच्छा लगता है, वैसे ही फिश को माइल्ड वाटर में तैरने में मजा आता है. तो जहां पे भी वार्म ओशन करंट और कूल ओशन करंट मिलते हैं, व्हेनेवर दे मीट, वहां पर बहुत ज्यादा फिशिंग प्रैक्टिस होती है क्योंकि ऐसे ही माइल्ड वाटर में फिशेस को रहना पसंद होता है और इसीलिए ऐसे एरियाज में आसानी से और बहुत मास लेवल पे फिशिंग हो पाती है. लेट्स रीड फर्दर. सीज अराउंड द जापान
and the eastern coast of North America are such examples. जो जापान के आसपास का सी वाटर है ना, और जो नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट है, वो ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे बहुत आसानी से, यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पे लैब्राडोर का करंट आ रहा है और इधर से गल्फ स्ट्रीम का करंट आ रहा है। एक कूल करंट है, कोल्ड करंट है एक, और एक वार्म करंट है। जब कोल्ड और वार्म मिलते हैं तो कैसा पानी बन जाता है? माइल्ड वाटर बन जाता है। तो जो ईस्टर्न बॉर्डर है अमेरिका का और जो जापान के पास, कहाँ गया जापान? ये ओयाशियो के पास, हाँ ये रहा जापान, ये रहा एक कोल्ड करंट ओयाशियो कोल्ड करंट, और यहाँ से आ रहा है आपका एक वार्म करंट। जहां पर ऐसे टाइप का फिनोमेनन मिलता है वहां पे माइल्ड वाटर होता है और ऐसे एरियाज फिशिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दे आर द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। नाउ द एरियाज वेयर अ वार्म एंड कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर। ऐसे इलाकों में फॉग भी बहुत ज्यादा होता है, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन। ऐसे एरियाज में शिपिंग बहुत डिफिकल्ट होती है जहां पर वार्म और कोल्ड करंट मिल रहे होते हैं, क्योंकि जहां पे भी कोल्ड करंट, जिसको मैं माइनस में दिखा रही हूँ, और वार्म करंट जिसे मैं प्लस में दिखा रही हूँ, जब भी ऐसे करंट्स जहां मिलते हैं वहां वाटर माइल्ड होता है, फिशिंग के लिए बेस्ट एरिया होता है। पर इन दोनों करंट्स के मिलने से फॉग बहुत ज्यादा क्रिएट होता है और इसलिए शिप्स की नेविगेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उन्हें बहुत आसानी से डायरेक्शंस नहीं मिल पाते, उन्हें बहुत आसानी से वो शिपिंग नहीं कर पाते। तो शिपिंग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट एरिया होता है ऐसा, पर फिशिंग के लिए बेस्ट एरिया होता है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिए ओशन करेंट्स व्हिच वाज द लास्ट फॉर्म ऑफ मोशन ऑफ ओशन वाटर। ओके, all right, so at the end of the chapter let's recall the chapter with the help of some exercises। क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे अगर तो लर्निंग कैसे कंप्लीट होगी? आपने चीजें सुन ली, समझ ली, हो सकता है बीच में आप कहीं जोन आउट हो गए हो, पर अगर आ भी गया है तो क्वेश्चंस के फॉर्म में हम जब एक बार असेस कर लेते हैं ना, तो चीजें हमेशा के लिए अच्छे से याद हो जाती हैं। ठीक है, तो कुछ छोटी सी एक्सरसाइजेज हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। आपको शॉर्ट मेन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बहुत शॉर्ट में, कोई बिल्कुल क्रिस्प आंसर देना है, कोई इलोंगेटेड पन्ने भरने वाले आंसर्स नहीं। ठीक है, ऑल राइट, द फर्स्ट पार्ट सेज व्हाट इज प्रेसिपिटेशन। पहला पार्ट पूछ रहा है कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है। Very simple answer. Falling of moisture in the form of rainfall, snow, fog, sleet and hailstone is termed as precipitation. जब मॉइस्चर जमीन पे आता है और फिर वो चाहे किसी भी फॉर्म में आए, रेनफॉल के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, फॉग, स्लीट या हेलस्टोन के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में जब मॉइस्चर लैंड पे आता है या सी पे गिरता है, उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है, वाटर साइकिल में भी हमने ये टर्म प्रेसिपिटेशन पढ़ा था। ओके, अब इसी से बात आ जाती है कि वाटर साइकिल क्या होता है। हमने ये भी पढ़ा है चैप्टर में। वाटर साइकिल इज द प्रोसेस बाय विच वाटर continuously it changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land। हमने इसको बहुत डिटेल में with the help of example, with the help of diagram भी पढ़ा था कि कैसे वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है सी से, इवेपोरेट होते हुए जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ओशन से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। हमने पढ़ा भी था ये कि उसने अपना फॉर्म भी चेंज कर लिया, वो लिक्विड से गैस बन गया और उसने अपनी जगह भी चेंज कर ली, वो ओशन से एटमॉस्फेयर में चला गया। फिर एटमॉस्फेयर में यही वेपर्स कलेक्ट होते होते क्लाउड का फॉर्मेशन कर लेते हैं और फिर यही क्लाउड प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में वो वाटर फिर से वापस दे देता है लैंड पे। ठीक, तो द वाटर साइकिल इज द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। इसी को ही हम वाटर साइकिल कहते हैं। ओके, कमिंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स। हम लोगों ने वेव्स पढ़ा था जब हम मोशन ऑफ द ओशन पढ़ रहे थे कि ओशन वाटर 3 तरीके से मूव करता है, वेव्स, टाइड या फिर ओशन करंट्स के फॉर्म में। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो ऑल्टरनेट अप एंड राइज होता है इसे हम वेव्स कहते हैं। पर कभी वेव्स की हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी बहुत कम रहती है। यू हैव टू टेल मी द फैक्टर्स
वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं which affect the height of the waves? So the factors which may affect the height of the waves are wind, earthquake, volcanic eruption or underwater landslides. They are the factors which affect the height of the waves. Wind जितनी strongly blow करती है उतनी बड़ी waves आती हैं. अगर कोई earthquake based disturbance चल रहा है तो फिर और बड़ी waves बनती हैं. अगर कोई volcanic eruption हो जाता है under the sea तो waves और बड़ी हो जाती हैं. कोई landslide हो जाए under the sea, waves की height बड़ी हो जाती है. ठीक है? So these are the factors which affect the height of the waves. Fourth part. Which factors affect the movement of ocean water? Now this seems to be a very similar statement or question, but this is a very different question. यहाँ पे ocean water जिन फैक्टर्स की वजह से मूव करता है आपको वो फैक्टर्स बताने हैं. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके मोशन को अफेक्ट कर सकता है? तो द फैक्टर्स विच अफेक्ट द मोशन ऑफ द ओशन वाटर इज टेम्परेचर. पानी बहुत गर्म हो जाता है अगर तो इवेपोरेट हो जाता है ना. टेम्परेचर, विंड्स, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, द अर्थ, द मून, तीनों की ग्रेविटी से जब टाइड्स क्रिएट होती हैं, हमने ये भी पढ़ा था है ना, टाइड्स क्रिएट होती हैं तो हाई टाइड या तो लो टाइड. वार्म एंड कोल्ड करेंट्स, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर. वार्म करंट है तो वो जाहिर सी बात है कोशिश करेगा कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाने की कोशिश करे. कोल्ड करंट है तो वो कोशिश करेगा कि हम मिड लैटिट्यूड्स की तरफ आने की कोशिश करें. टेम्परेचर ज्यादा होता है तो पानी इवेपोरेट होने लगता है. विंड तेज होती है तो पानी तेज तेज बड़ी बड़ी वेव्स बना के भागने लगता है. ग्रेविटेशनल पुल, चाहे वो फिर नीप टाइड हो, चाहे स्प्रिंग टाइड हो या नॉर्मल टाइड भी हो, टाइड्स की वजह से भी ओशन वाटर का मूवमेंट होता है. तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ओशन वाटर का मूवमेंट अफेक्ट होता है. अफेक्ट बताना था आपको. ठीक है, ऑलराइट. फिफ्थ पार्ट, व्हाट आर टाइड्स एंड हाउ आर दे कॉज्ड? वेरी सिंपल आंसर. हमने पूरा अच्छे तरीके से सब हेडिंग को पढ़ा भी है इस चैप्टर में. टाइड्स क्या होती हैं और कैसे बनती हैं? टाइड्स रिदमिक राइज एंड फॉल हैं दैट अकर ट्वाइस इन अ डे. राइज एंड फॉल तो वेव्स भी होती हैं बट वो ऑल्टरनेटिवली होती रहती हैं कॉन्स्टेंटली. बट टाइड्स रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर है जो दिन में केवल 2 बार होता है. ठीक है, और ये क्यों होता है? हाउ आर दे कॉज्ड? दे आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल. और वो पुल कौन लगा रहा है वाटर पे? द सन, द मून एंड द अर्थ. अर्थ के सरफेस पे जितना भी वाटर है उस पे सन भी अपनी ग्रेविटी से पुल लगाता है और मून भी अपनी ग्रेविटी से पुल लगाता है. इस पुल की वजह से ही टाइड्स का क्रिएशन होता है. ठीक है. सिक्स्थ पार्ट, व्हाट आर ओशन करेंट्स? ओशन करेंट्स क्या होते हैं? मैंने बताया था ओशन करेंट्स वो स्ट्रीम ऑफ वाटर हैं जो कॉन्स्टेंटली फ्लो करते रहते हैं और अपनी डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करते रहते हैं. ठीक है, स्ट्रीम ऑफ वाटर flowing constantly on the ocean surface in definite directions. इन्हीं को हम ओशन करेंट्स कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर. क्या करना है? यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है विद ऑप्शंस और आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है. ठीक है, सारे स्टेटमेंट्स चैप्टर में से हैं, ऑप्शंस भी चैप्टर में से हैं, डोंट वरी. ए पार्ट इज आस्किंग द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म and circulates between ocean, atmosphere and land. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें वाटर अपना फॉर्म भी चेंज करता है और ओशन, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच सर्कुलेट करता रहता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था. ऑप्शंस आर वाटर साइकिल, टाइड या ओशन करेंट्स. द आंसर इज वाटर साइकिल. वाटर साइकिल वो प्रोसेस है जिसमें वाटर कॉन्स्टेंटली अपना फॉर्म भी चेंज करता है और फिर ओशन, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच सर्कुलेट करता रहता है. बी पार्ट, जनरली द वार्म ओशन करेंट्स ओरिजिनेट नियर द. मैंने बताया था ये 0 डिग्री लाइन है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ. जो वार्म करेंट्स होते हैं वो जनरली कहाँ जनरेट होते हैं? ऑप्शंस आर पोल्स, इक्वेटर, नन ऑफ दीज. आंसर इज इक्वेटर. इक्वेटर पे क्योंकि ज्यादा हीट ट्रैप होता है वहीं पर वार्म ओशन करेंट्स का जनरेशन होता है और वही वार्म करेंट्स पोल्स की तरफ रन करने की
कोशिश करते हैं, ठीक है। सी पार्ट, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे। Rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called, options are tide, ocean current या wave। आपको तीनों मोशन दे रखे हैं ओशन वाटर के, यू हैव टू टेल मी द राइट ऑप्शन। Rhythmic rise and fall twice in a day, it's a tide, ओके। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैच द फॉलोइंग, सबसे आसान क्वेश्चन होता है ये। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उनसे एसोसिएटेड क्लू दिए हुए हैं, ठीक है, और आपको सही वर्ड को उसके सही क्लू के साथ मैच करना है। क्या क्या वर्ड्स हैं? कैस्पियन सी, टाइड, सुनामी, ओशन करेंट्स। हमने ये सारी चीजें सुनी हैं। कैस्पियन सी मैंने आपको मैप पे शो भी किया था। टाइड, सुनामी, ओशन करेंट्स। क्लू क्या है? लार्जेस्ट लेक, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, स्ट्रॉन्ग सेस्मिक वेव्स, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनेट पाथ्स, वाटर साइकिल। ये ऑप्शंस हैं। ध्यान से सोचो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सोचो, एक एक करके सॉल्व करो, ऑप्शन आ जाएगा। आंसर इज कैस्पियन सी, लार्जेस्ट लेक है। टाइड, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, पीरियोडिक। सुनामी, स्ट्रॉन्ग सेस्मिक वेव्स होती हैं। ओशन करेंट्स, वो स्ट्रीम ऑफ वाटर है जो डेफिनेट डायरेक्शन में या डेफिनेट पाथ में मूव करता है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग भी खत्म। और अब मैच द फॉलोइंग के बाद आ जाते हैं गिव रीजंस पे। ये मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन होता है, क्योंकि गिव रीजंस में आपको फैक्ट तो दिया होता है, रीजन आपको बताना होता है कि ऐसा क्यों होता है। तो पहला स्टेटमेंट है ओशन वाटर इज सॉल्टी। ये फैक्ट है कि ओशन वाटर सॉल्टी होता है, बट व्हाई? यू हैव टू टेल द व्हाई। द वाटर ऑफ द ओशंस इज सॉल्टी as it contains a large amount of dissolved salt। ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा था that ocean water has naturally dissolved salts, जिसकी वजह से उसका पानी इतना नमकीन होता है that आप डायरेक्टली उसे नहीं पी सकते, ओके। सेकेंड, the quality of water is deteriorating। जो पानी की क्वालिटी है वो लगातार खराब हो रही है, डिटेरियोरेट हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? यू हैव टू टेल द रीजन फॉर इट। वाटर इज बीइंग यूज्ड इनजुडिशियसली, एंड प्लीज बच्चों आप लोग इसमें अपना रीजन भी लिख सकते हो, बस क्रॉस चेक कर लेना कि कहीं आपका आंसर थोड़ा गलत ना हो, ठीक है। एडिशनल पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, बस वो गलत ना हो, प्लीज क्रॉस चेक। सो द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटेरियोरेटिंग बिकॉज वाटर इज बीइंग यूज्ड इनजुडिशियसली। वॉटेवर पोर्टेबल वाटर इज अवेलेबल टू अस, हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज में कि यूजेबल वाटर कितना कम है हमारे पास। So whatever potable water is available, its quality is not good. It is because industrial effluents and untreated water of industries get mixed into the streams and rivers. Sewerage water also gets mixed into these water bodies, and as a result, the quality of water is deteriorating day by day. क्या होता है बच्चों? ये मान लो रेसिडेंशियल एरिया है और ये आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। रेजिडेंशियल एरिया से जितना भी सीवरेज आ रहा है और इंडस्ट्री से जितना भी वेस्ट आ रहा है, ये सारा का सारा हमारी स्ट्रीम्स एंड रिवर्स में डायरेक्टली थ्रो कर दिया जाता है, और इसकी वजह से ये रिवर वाटर पल्यूटेड हो जाता है। फिर यही वाटर क्लीनिंग के लिए जाता है, so that you and I can drink it, can use it for various purposes. But इस सीवरेज में इतने हार्मफुल केमिकल्स होते हैं और इंडस्ट्रियल वेस्ट में भी इतने हार्मफुल केमिकल्स होते हैं कि अगर क्लीनिंग करे भी तो भी ये केमिकल्स क्लियरली कंप्लीटली रिमूव नहीं किए जा सकते, और इसकी वजह से जो क्वालिटी हमें मिलती है पोर्टेबल वाटर की वो बहुत बुरी होती है। बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिसमें इंडस्ट्रीज को ये कहा जाता है कि प्लीज आप अपने वेस्ट को पहले ट्रीट करिए, उसमें से हार्मफुल केमिकल्स को रिमूव करिए, उसके बाद आप अपना वेस्ट रिवर्स में रिलीज करिए। पर इंडस्ट्रीज वो रूल्स को नहीं मानती और अपना सारा का सारा वेस्ट बिना ट्रीट करे रिवर्स में फेंक देती हैं, और इसकी वजह से रिवर वाटर और ज्यादा पल्यूट हो जाता है। तो क्लीनिंग के प्रोसेस के बाद भी वो केमिकल्स रिमूव नहीं किए जा सकते, बिकॉज ऑफ विच
the water quality is constantly deteriorating. Okay, तो ये थे give reasons और इसी के साथ exercises खत्म होती हैं. And with this we have come to the end of our chapter as well. Thank you. Revise well. Please revise well. Especially the motion of ocean water. Please revise well. Okay. Happy learning. We'll see you in the next one.